वॉइस वगैरह मेरी क्लियर आ रही है? वॉइस वगैरह सब क्लियर है? चलिए भाई, नमस्कार दोस्तों। लेक्चर फिजिक्स के सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट के बारे में। ठीक है, हर यूनिट से रिलेटेड। और लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था लास्ट पार्ट में? ऑप्टिक्स और ईएम वेव ना। हाँ, अच्छा, उसमें कुछ क्वेश्चन थे यार, वो आए नहीं आए मैं बताऊं उनको? है वो जो लास्ट है, मैंने ये पीडीएफ ओपन कर दी, नहीं तो मैं दोबारा ओपन करूंगा। फिर वो लास्ट में जो क्वेश्चन थे हुए नहीं हुए? बताओ तो, नहीं तो फिर मैं इसको हटाऊंगा। जल्दी बताओ लेकिन। लास्ट पीडीएफ में क्वेश्चन थे, लास्ट में दो तीन क्वेश्चन थे, हुए नहीं हुए वो? सर हो गए, चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में? तो देखो, ये इसमें पहले हम थोड़ा बहुत रिवाइज कर ले रहे पार्ट को। ठीक है, आप एक बार इसको खाली रिकैप देख लो। आपको होता है कि यार देखो, क्वांटम मैकेनिक्स का जो बेसिक है आपके पास पता होना चाहिए। एक तो वाईडीएससी का सेटअप है, दूसरा हमारे पास क्या जरा बोलो, ब्लैक बॉडी का। क्योंकि आपको पता नहीं क्वांटम मैकेनिक्स क्यों एग्जिस्टेंस में आती है, क्योंकि हम जो ब्लैक बॉडी का जो स्पेक्ट्रम है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए हम ये बोलते हैं कि आपके पास जो ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन एमिट हो रही है वो आपके पास कैसी होगी? वो आपका कंटिन्यूस एनर्जी नहीं होगी, डिस्क्रीट एनर्जी होगी। और वो डिस्क्रीट एनर्जी आपके पास का जो मिनिमम एनर्जी होगी आपके पास, उसको हम बोलते हैं क्वांटा। और लाइट का जो क्वांटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं जरा बोलो? फोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोन। और आपके पास फोटोन की जो एनर्जी होती है वो एच न्यू ऑर्डर की होती है, एन एच न्यू। या तो एच न्यू होगी, या टू एच न्यू होगी, थ्री एच न्यू होगी, इस ऑर्डर की होगी। ठीक। ब्लैक बॉडी के स्पेक्ट्रम के कर्व इस तरीके से आते हैं। जैसे ये कर्व अगर आपको दे रखे तो ध्यान में रखिएगा, ये वेवलेंथ के लिए रिप्रेजेंट कर रखा है, ये फ्रीक्वेंसी के लिए रिप्रेजेंट कर रखा है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट होते चले जाता है। यहाँ पर एक मेन आपके पास लॉ आता है जिसको बोलते हैं वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ, यहाँ लिखा है मैंने। यहाँ पर एक हमारे पास लॉ आया जिसको बोला गया वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, क्या बोला गया? वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये है भी वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। बात समझ में आई? ये आपके पास ब्लैक बॉडी का जो कर्व होता है कैसा होता है? कंटिन्यूअस होता है। बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए। मैंने पढ़ाया नहीं क्योंकि सिलेबस में मेंशन नहीं था, बट मैं आपको एक बार थोड़ा रिकैप दे रहा हूँ पूरा। ठीक है, ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। ये पीडीएफ मैं क्या करूंगा, आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, लेकिन आपके पास आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा भाई। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास है, जरा देखो, एरिया जो अंडर द कर्व होता है यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है? एमिसिव पावर को रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? एमिसिव पावर को। ये जो एरिया अंडर द कर्व आ रहा है, इस कर्व के अंदर जो एरिया आता है आपके पास किस चीज को इंडिकेट करता है? एमिसिव पावर को रिप्रेजेंट करता है। एमिसिव पावर यानी कि ब्लैक बॉडी कितनी एनर्जी एमिट कर रही है। जितना ज्यादा ये एरिया होगा उतनी ज्यादा आपके पास क्या होगी जरा बोलो? एनर्जी होगी। तो यहाँ पर दूसरा जो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहा है आपको दिख रहा होगा ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब होगा क्या? यानी कि आपको ये समझ में आना चाहिए आपके पास, यानी कि टेम्परेचर के साथ आपके पास जो एमिसिव पावर है वो वेरी कर रही है। क्या कर रही है? वेरी। और यहाँ पर अगर हम बात करें जो एनर्जी होती है आपके पास क्या होती है जरा बोलो? जो एमिसिव जो एनर्जी है या एमिटेड एनर्जी है वो टेम्परेचर के फोर्थ पावर के प्रोपोर्शनल होती है, जिसको हम स्टीफेंस लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टीफेंस लॉ। आपको अगर सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं। हाँ, नहीं पढ़ाया क्योंकि मेंशन ही नहीं था इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इमिसिव पावर जो होती है, मैक्सिमम इमिसिव पावर जो होती है आपके पास टेम्परेचर के
फिफ्थ पावर के प्रोपोर्शन में भी होती है। किस पावर के? फिफ्थ पावर के प्रोपोर्शन में भी देखने को मिलती है। ये विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ अभी हमने लिखा था भाई, तो ये क्या हमारा विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ है। ये पीडीएफ में जो लिखा है आपको दिख रहा है, ठीक है। विंड, अच्छा इसमें मेन आपके पास इस ब्लैक बॉडी के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग टाइम पर अलग अलग आपके पास साइंटिस्ट आते हैं, ठीक है। चलो फिर देखो, पहले विंड रेडिएशन लॉ आता है। विंड विंड्स का जो लॉ बनाता है ये इस तरीके से मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्म देता है। और ये मैथमेटिकल जो फॉर्म होती है आपके पास लो टेम्परेचर पे तो आपके पास सही आंसर देती है, बट आपके पास हाई टेम्परेचर पे आपके पास नहीं, हाई टेम्परेचर टेम्परेचर जो बोला वेवलेंथ, ठीक है। लो वेवलेंथ पे आपके पास ये एक्सपेरिमेंट के साथ देखो, एक्सपेरिमेंट से ग्राफ ऐसा मिला है, ये ग्राफ एक्सपेरिमेंट का, ये है ग्राफ एक्सपेरिमेंट के, ये ग्राफ है ऐसे करके, ये ऐसे ग्राफ है, ये एक्सपेरिमेंट के ग्राफ। लेकिन ये समझ में आना चाहिए जब ये वीन्स आपके पास इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है तो लोअर वेवलेंथ पे तो आपको दिख रहा होगा ग्राफ उसी के साथ मैच कर रहा है, हायर वेवलेंथ पे आपके पास वो इधर की तरफ चले गया ऐसे करके, वो कहाँ की तरफ आना चाहिए था? इधर की तरफ आना चाहिए था। तो लो वेवलेंथ पे तो आपके पास क्या कर रहा है जरा बोलो, ये मैं एग्री करता है एक्सपेरिमेंट के साथ, बट आप हाई वेवलेंथ तो आपके पास क्या हो जाता है जरा बोलो, फेल हो जाता है। आपसे बोलेगा भी कहाँ पर फेल हो जाता है करके, ठीक है। रिले जींस लॉ क्या होता है आपके पास, नॉर्मल सी बात, रिले और जींस भी आते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। और ये हायर वेवलेंथ पे तो एक्सप्लेन कर पाते हैं, बट लोअर वेवलेंथ पे ये एक्सप्लेन कर पाते नहीं है। बाद में आपको पता होगा कि आइंस्टीन वगैरह आते हैं और आपके पास वो प्लैंक रेडिएशन लॉ आता है, उसके बाद हम इस चीज को एक्सप्लेन कर पाते हैं ब्लैक बॉडी के स्पेक्ट्रम को, ठीक है। ये प्लैंक का आपका हाइपोथेसिस का यूज करते हैं, प्लैंक रेडिएशन लॉ आता है और प्लैंक रेडिएशन के आपको थ्रू हम क्या कर पाते हैं, इस चीज को एक्सप्लेन कर पाते हैं। और वहां से जो आपके पास क्वांटम जो हमारे पास ऑसिलेटर होते हैं उनकी एनर्जी जो होती है पर्टिकुलर रेंज में, न्यू से न्यू प्लस डी न्यू, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज में, वो कुछ इस तरीके की होती है। ये जो हमने लिखी हुई है भाई, ये जो एनर्जी लिखी हुई है, ये ऑसिलेटर की एनर्जी एक पर्टिकुलर रेंज में, ठीक है, एक पर्टिकुलर रेंज में, ठीक है। लिखा भी है नंबर ऑफ ऑसिलेटर करके, मैं बहुत ज्यादा इसके पीछे से नहीं भागूंगा, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट टर्म में आपके पास फटाफट एक बार इनको दिखा दे रहा हूँ। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मोमेंटम क्या है, जरा देखो, मोमेंटम जो पार्टिकल का होता है वो होता है लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी होता है, आपको बताइए। यहाँ सारा रिलेशन आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, प्रोटॉन के लिए क्या होता है, ठीक है, ड्यूट्रॉन के लिए क्या होता है, और अल्फा पार्टिकल के लिए क्या होता है, ये सारे रिलेशन लिखे हुए हैं ऑलरेडी, आपने नोट्स भी कब में भी बना रखे हैं सारे, ठीक है। इसी तरीके से न्यूट्रॉन के लिए हमारे पास क्या आता है, न्यूट्रॉन की जो अगर एवरेज एनर्जी केबीटी है तो आपके पास लैम्डा इक्वल टू 2m केबीटी आता है यहाँ पर। और दूसरा इसको सॉल्व करोगे, मास ऑफ न्यूट्रॉन रखोगे, प्लैंक कांस्टेंट रखोगे 30.8 डिवाइडेड बाय रूट टी एंगस्ट्रॉम आएगा, ठीक है। गैस मॉलिक्यूल अगर हमारे पास 3 डायमेंशन में होता है तो नॉर्मल सी बात है, जो वेवलेंथ का जो हमारे पास फॉर्मूला आता है वो हमारे पास क्या आता है जरा बोलो, ये आता है ये, ठीक, ये आपने देख रखा। रिलेटिविस्टिक केस, अगर मान लो कोई पार्टिकल लाइट की स्पीड के आसपास ट्रेवल करे, देन उसकी वेवलेंथ आपके पास जो दी जाती है वो इस फॉर्मूले से दी जाती है। कैसे निकाल रखा वो ऑलरेडी मैंने आपके पास यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर रखा है, इस फॉर्मूले से दी जाती है ऐसे करके, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या है जरा बोलो, रिलेटिविस्टिक आपके पास पार्टिकल के मोशन से रिलेटिव वेवलेंथ जो बनेगी उसके उसके लिए, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए। और यहाँ पर कंडीशन दे रखी है, गिवन एनर्जी अगर आपके पास रेस्ट मास एनर्जी से अगर कम होगी देन नॉन रिलेटिविस्टिक केस होता है। अगर जो गिवन एनर्जी है रेस्ट मास एनर्जी के इक्विवेलेंट है तो री रिलेटिविस्टिक आपके पास केस होता है, ठीक है। रेस्ट मास एनर्जी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मेंशन भी कर रखे हैं यहाँ पर, ये ऑलरेडी आपने जब हम बाइंडिंग एनर्जी वगैरह पढ़ रहे थे, मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ रहे थे, वहां पर ये सारी चीजें आपने देखी भी है, ठीक है। मैं सारी चीजें एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ वेव पैकेट, आपको पता होगा कि यार हम क्वांटम मैकेनिक्स में एक पार्टिकल से एसोसिएटेड एक वेव नहीं होती है, मल्टीपल वेव्स होती है, ग्रुप्स ऑफ वेव होते हैं। क्या होती है? ग्रुप्स ऑफ वेव। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है फेज वेलोसिटी का। फेज वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ सिंगल वेव विच इज पी इक्वल टू ओमेगा पी इक्वल टू हमारे वीपी से इंडिकेट करते हैं, वीपी की जो वैल्यू आती है हमारे पास क्या आती है, ओमेगा बाई के। दिस इज द फेज वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ वन वेव भी आप बोल सकते हो, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बात करें दूसरा ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी के, ये आपको पता है। एच कट से मल्टीप्लाई एच कट से डिवाइड करोगे तो एच कट से मल्टीप्लाई एच कट से डिवाइड करने के बाद आपको एक रिलेशन देखने को मिलेगा डी बाई डी पी, दिस इज ऑल्सो अ फॉर्मूला ऑफ ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए। यहाँ पर आपने देखा होगा कि हम जब ये कंसिडर करके चलते हैं कि जो पार्टिकल एक सिंगल वेव से चल रहा है, मतलब उसमें एक सिंगल मतलब एक पार्टिकल एक वेव बना रहा है, ठीक है। उस समय हमको ये देखने को मिलता है कि जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी हमको देखने को जो वेव की जो वेलोसिटी देखने को मिलती है पार्टिकल से ज्यादा देखने को मिलती है। मैं क्या कह रहा हूं, जब हम क्या बोलते हैं एक पार्टिकल से एक वेव एसोसिएटेड है, उस केस में जब आप वेव वेलोसिटी निकाल दो ना, वेव वेलोसिटी यहाँ पर जो लिखी गई है, यहाँ पर जरा देखो, मेरी बात को समझते रहने हैं। जो वेव वेलोसिटी यहाँ पर हमने मेंशन कर रखी है, ये ग्रेटर देन क्या देखने को मिलती है, पार्टिकल वेलोसिटी। अब ऐसा कैसे हो जाएगा यार, मतलब नॉर्मल सी बात है, जो वेव चल रही है वो पार्टिकल के मोशन से चल रही है,
ऐसा कैसे हो जाएगा? ये दोनों के आपके पास वेलोसिटी कैसे होनी चाहिए? आपके पास सेम होने चाहिए। ठीक है। तो ग्रुप वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी में सेम देखने को मिलता है जब हम क्या कंसीडर करते हैं, एक पार्टिकल से मल्टीपल वेव एसोसिएटेड कंसीडर करते हुए चलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वांट देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वांटम स्टेट, आपको पता लीनियर वेक्टर होता है आपके पास किसमें, वेक्टर स्पेस में। ये हमारे पास कैट वेक्टर है। मैं ये इसलिए रिवाइज करा दे रहा हूँ ना, सो दैट आप फटाफट एक बार रिकैप देख लो। ठीक है। याद है तो मैं आगे बढ़ता हूँ, बताओ क्या करें। ये आपके पास कैट वेक्टर है, आपके पास ब्रा वेक्टर है, स्केलर प्रोडक्ट इसको बोलते हैं। ठीक है। और आपको बताइए, सही है। ऑर्थोगोनल आपको बताया कि यार साइन आई साइन जी की वैल्यू डेल आई जी की इक्वल होती है। डेल आई जी हमारे पास क्रोनिकल डेल्टा है, कहां पर, यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ये क्रोनिकल डेल्टा है। और क्रोनिकल डेल्टा की वैल्यू अगर आपके पास आई और जे, यहाँ पर जो डेल आई जे आ रहा है, आपको बताया कि इसकी वैल्यू वन और आपके पास जीरो होगी, आई इक्वल टू जी, यानी कि सेम स्टेट पर इसकी वैल्यू वन आएगी, डिफरेंट स्टेट पे आपके पास क्या होगी, जीरो होगी। इसका मतलब आपके पास स्टेट जो होती है ऑर्थोगोनल होती है। रिवीजन कराइए। चलो फिर, जैसी आपकी इच्छा। चलो, ये नेक्स्ट हमने आपके पास यहाँ मेंशन क्या कर रखा है, साइन आई साइन जी आपके पास वन जीरो। आपको ये वही मैंने बात लिखी है। ठीक है, बताइए आपको इसमें क्या लगे बोलना है। मैंने फिर आपके पास साइन को एक्सप्रेस कर रखा है, ये सारी बातें मैंने पढ़ा रखी हैं। ठीक है, क्या कर रखे हैं, मैं सारी बातें पढ़ा रखी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जो वेव फंक्शन के जो कोफिशिएंट होता है एक नॉर्मलाइज वेव फंक्शन का। जैसे ये हमारे पास, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, जैसे नॉर्मलाइज वेव फंक्शन क्या होता है, पता है नहीं पता है? ये जो हमारे पास वेव फंक्शन होता है, जैसे मैंने कहा अभी आपके पास वन फाइव, मैंने कहा सपोज के लिए एक वेव फंक्शन ऐसे दे रखा मैंने। अच्छा बताओ, ये वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है या नहीं है, जो मैंने लिखा है अभी ऊपर, ये वेव फंक्शन लिखा है किसी स्टेट का मैंने। बोलो। यस सर, यस है। अच्छा नो सर। पता है ना, नॉर्मलाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसमें ए से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फिर ए इंटू वन का स्क्वायर प्लस, पता है ना, टू, ये फोर आ जाएगा हमारे पास इस तरीके से। हाँ, क्या करेंगे, ए से मल्टीप्लाई करके आपके पास टू मॉडुलस ऑफ ए इसका स्क्वायर इक्वल टू कितना करेंगे, वन करेंगे। कितना करेंगे, वन। और इसकी वैल्यू यहाँ से फिर क्या निकालेंगे, ए से मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसका मॉडुलस वन कर देंगे, तो हमारा मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, वन। तो ये आ जाएगा फाइव मॉडुलस ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, वन। तो मॉडुलस ऑफ ए कितना आ जाएगा, वन बाई रूट फाइव। ठीक है। और यहाँ की वैल्यू यहाँ रख दोगे, फिर स्क्वायर ऐड करोगे, तो फिर हमारे पास अगर यहाँ हमारे पास वेव फंक्शन अब क्या आ जाएगा, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन वन बाई रूट फाइव। ठीक है, ए से मल्टीप्लाई करोगे कैसे, मैं इसको किस में कन्वर्ट करोगे, ऐसे कन्वर्ट करोगे, तो मैंने आपको बता रखा था ए इंटू फाइव वन प्लस टू ए, और आपके पास क्या जरा बोलो, फाइव टू। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा फाइव वन, और फिर कितना आ जाएगा, टू बाई रूट फाइव, क्या आ जाएगा, फाइव टू। ठीक है। यहाँ जब इन दोनों का स्क्वायर, अब जरा देखो इसका, ये जो ये हमारे पास सी वन है, और ये हमारे पास क्या जरा बोलो, सी टू, जो यहाँ लिखे गए ना सी वन सी टू, मैं बोल रहा हूँ ये सी वन सी टू है। नॉर्मलाइज वेव फंक्शन के आपके पास क्या है जरा बोलो, कोफिशिएंट है। और जब आप इसका स्क्वायर करोगे, सी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर करोगे, तो इन्हें हमारे पास कितना मिलेगा जरा बोलो, वन मिलेगा। करके देख लो, करके देख लो।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस पूरे स्टेट की जो ये जो वैल्यू आएगी P1, ये क्या है? प्रोबेबिलिटी क्या होती है? कोफिशिएंट का स्क्वायर होती है। और आपका सबको ऐड करोगे कितना आएगा? आपके पास 1 आएगा, क्योंकि पूरे स्पेस में पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आएगी, जरा बोलो? 1 आएगी। ठीक है। एक्सटर्नल एजेंसी, आपको पता है कि ऑपरेटर जो होता है एक्सटर्नल एजेंसी होता है, हमने ये पूरा डिस्कस कर रखा है डिटेल में। ये क्या होती है? एक्सटर्नल एजेंसी। एक्सटर्नल एजेंसी। ठीक, ऐसे करके। ठीक है। और लीनियर ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है? ए कैप प्लस बी कैप हमारे पास क्या होता है, जरा बोलो? ये होता है आपके पास, साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास ये आएगा। ठीक है, ये आपने देख रखा है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आइडेंटिटी ऑपरेटर, ये सारे ऑपरेटर आपने देख रखे हैं। नल ऑपरेटर आपको पता है जीरो देगा। एडजॉइंट ऑपरेटर की आपके पास प्रॉपर्टी क्या होती है? जो इस इंटीग्रल को फॉलो करेगा उसको एडजॉइंट ऑपरेटर बोलते हैं। और यहाँ पर अब ये ध्यान में रखना, जो डेल बाय डेल एक्स होता है ऑड ऑर्डर के, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ एक बात, ऑड ऑर्डर इवन ऑर्डर के जो डेरिवेटिव होते हैं, इवन ऑर्डर के डेरिवेटिव डेरिवेटिव जो होते हैं वो आपके पास हर्मिशियन होते हैं। क्या होते हैं? हर्मिशियन। बात समझ में आ रही है? पहला, इवन ऑर्डर के आपके पास डेरिवेटिव क्या होते हैं? हर्मिशियन। दूसरा, ऑड ऑर्डर के जो डेरिवेटिव होंगे, ऑड ऑर्डर के डेरिवेटिव डेरिवेटिव कैसे होते हैं? एंटी हर्मिशियन होते हैं। एंटी हर्मिशियन, ध्यान में रहेगा। बोलो, इवन ऑर्डर के डेरिवेटिव कैसे होते हैं? हर्मिशियन। और ऑड ऑर्डर के डेरिवेटिव कैसे होते हैं? क्या क्या होते हैं, जरा बोलो? ऑड ऑर्डर के क्या होते हैं? एंटी हर्मिशियन। ठीक। चलो, अगर हम बात करें, मैं कुछ और अभी कुछ और काम भी कर रहा हूँ ना, इसलिए मैं कंटिन्यूसली नहीं बोल पा रहा हूँ। ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये हर्मिशियन है या नहीं है, ये क्या है बताओ तो? हर्मिशियन, एंटी हर्मिशियन है? बोलो। ये हर्मिशियन है, एंटी हर्मिशियन है? हर्मिशियन। होशियार हो यार तुम तो। चलो, आई डेल डेल स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, ये बताओ तो? सर कभी कभी मैं हम भी करते हैं ऐसा, इसलिए समझ समझ सकते हैं। क्या करते हो तुम लोग? अरे वो अभी मैं तो वैसे ही कुछ काम कर रहा था। हो सकता है फिर मतलब कुछ ऐसा सोच रहे होंगे ना कि यार पहले पढ़ रहे हैं, फिर अपना समझ रहे हैं, फिर बता रहे हैं करके। ऐसा भी हो सकता है। तो चलो, कुछ नहीं। अब बताओ तो ये हर्मिशन है, एंटी हर्मिशन, इसके बारे में बताओ तो? कुछ लोगों को ऐसा भी लगेगा ना यार, इसलिए बोलो तो, ये हर्मिशन है, एंटी हर्मिशन है? अरे, अगर हर्मिशन है, मेरी बात को सुनना, ए अगर हर्मिशन है तो आपको पास ए कैप ड्रैगर कितना आएगा? ए कैप आएगा। लिखा है ना हर्मिशन के, यहाँ पर लिखा है हर्मिशन ए कैप ड्रैगर कितना होता है? ए। अगर इसको अगर माइनस ए से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस ए से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका ड्रैगर करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? आपके लिए तो कहीं नहीं लगेगा। चलो, ये कितना आ जाएगा? बोलो। यहाँ माइनस आई कैप का अगर आप ड्रैगर करोगे, देखो, अगर ए हर्मिशन था तो आपने इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? माइनस, इसको आपने कर दिया आई से, सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस आई से नहीं, आई से। सॉरी हाँ, ये सब गलत हो गया है, सब गलत हो गया है। मैंने क्या बोला? ए कैप से, ए कैप हमारे पास क्या है? हर्मिशियन। ये क्या है? हर्मिशियन। ठीक है। मैंने इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? आई से। आई आई कैप ए से मल्टीप्लाई कर दिया। आई से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। ड्रैगर करोगे तो कितना आ जाएगा इसका? माइनस आई आएगा, क्योंकि कॉम्प्ले वो होगा ना, हर्मिशन का मतलब क्या होता है? ड्रैगर का मतलब क्या होता है? पहले हम क्या करते हैं, जरा बोलो? पहले हम ट्रांसपोज करते हैं, फिर कंजुगेट करते हैं। आप ट्रांसपोज तो यहाँ पर क्या होगा? तो मैट्रिक्स थोड़ी है, कंजुगेट ही होगा। माइनस आई और फिर क्या आएगा? ए ड्रैगर आ जाएगा। अब जरा देखो तो, ये जो हमारे पास कन्वर्ट हो चुका है, आई ए माइनस ऑफ आई ए ड्रैगर में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है। और ए ड्रैगर की वैल्यू क्या है, जरा बोलो? ए ड्रैगर की वैल्यू क्या है? ए। तो माइनस ऑफ आई ए आ जाएगा। मतलब आप समझे? आई एक आई आई ए कैप का जो ड्रैगर है वो माइनस आई ए में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब
ए ड्रैगर माइनस ऑफ ए ड्रैगर में कन्वर्ट हो चुका है। ए ड्रैगर जो है माइनस ऑफ ए कैप में ड्रैगर में कन्वर्ट हो चुका है। जो ए कैप ड्रैगर है वो माइनस ऑफ ए कैप में कन्वर्ट हो चुका है। मतलब क्या हो चुका है, अब मैंने बताया भी था यार कि कोई अगर हमारे पास हर्मिशियन ऑपरेटर है उसको आई या माइनस आई से मल्टीप्लाई करने पर एंटी एंटी हर्मिशियन हो जाता करके, वो लिखा रखा है मैंने स्पेशली, ये मैंने लिखा है। बताओ तो फिर ये क्या होगा, हर्मिशियन होगा एंटी हर्मिशियन होगा? बोलो, जल्दी बोलो फटाफट। एंटी। बात समझ आई नहीं है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना भाई, ठीक है। बोलो, एक बार फटक से बोलो, डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब, ये हर्मिशियन एंटी हर्मिशियन है? इवन ऑर्डर के डेरिवेटिव हर्मिशियन, ऑर्डर ऑर्डर के एंटी हर्मिशियन, ओके। चलो, प्रोजेक्शन ऑपरेटर आपके पास क्या होता है, आपके पास पता होना चाहिए। ये होता है भाई, लिखा हुआ है प्रोजेक्शन ऑपरेटर पी कैप बोलते हैं, ठीक है। ऐसा ऑपरेटर जो आइडेम्पोटेंट होता है और आप हर्मिशियन होता है उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑपरेटर। दोनों होता है, क्या क्या होता है वो आइडेम्पोटेंट भी होता है, मतलब पी कैप स्क्वायर आपका पी कैप होना चाहिए, और पी कैप ड्रैगर आपके पास क्या होना चाहिए, जरा बोलो, पी कैप होना चाहिए। तो नॉर्मल सी बात है, ये हमारे पास क्या होगा जरा बोलो उसको, ये इसको बोलते हैं हम प्रोजेक्शन ऑपरेटर, जो इन दो प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, जो इन दो प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। और यहाँ पे लिखा भी है, जरा देखो, मोमेंटम जो ऑपरेटर है, ये शॉर्ट नोट्स हैं, बहुत ही शॉर्ट जबरदस्त शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या जरा लिखा भी है, जो मोमेंटम ऑपरेटर होता है आपके पास कैसा होता है, जरा बोलो, हर्मिशियन ऑपरेटर होता है, ठीक है। कैसा ऑपरेटर होता है, हर्मिशियन ऑपरेटर, क्योंकि जो पी कैप ड्रैगर की वैल्यू आती है पी एक्स आती है, ठीक है। और उसका स्क्वायर भी आपके पास क्या होता है, हर्मिशियन होता है, ठीक है। चलो, अब जरा देखो, अब हमसे नेक्स्ट क्या क्या है भाई, आपको ड्रैगर की यहाँ पर प्रॉपर्टी बता रही कि ड्रैगर कैसे ओपन होता है करके, पता है यार, उल्टा ओपन होता है। कैसे ओपन होता है, उल्टा। मतलब अगर कहीं पर ए बी लिखा है, थोड़ा स्पीड में चलते हैं, ए बी कहीं पर लिखा है तो इसका ड्रैगर करने पर बी ड्रैगर इंटू क्या आता है, ए ड्रैगर आता है, ठीक है। ए कैप इज हर्मिशियन, एफ इज ऑल्सो हर्मिशियन, मतलब क्या समझे आप, अगर कहीं पर अगर मैं बोलूं ए कैप हर्मिशियन है तो ए की पावर ए कैप क्या होगा, जरा बोलो, क्या होगा जरा बोलो, हरमिशन होगा। मेरी बात समझ आई नहीं? ये बहुत जबरदस्त नोट्स है भाई, इनमें आपको हर चीज मिल जाएगी, हर चीज। बट इसको आप एक बार पढ़ लेना, मतलब ये, मतलब आप ऐसा समझ लो कि क्वांटम का निचोड़ है, निचोड़ निचोड़, हर पेज में आपको जबरदस्त बातें मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वैसे मैं शेयर, वैसे ये पीडीएफ कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए बताने के लिए लिखा है, जैसे एक्स कैप मैंने कहा अभी हर्मिशन ऑपरेटर है, तो जो पी एक्स कैप होगा ना, पी एक्स कैप के अंदर हम आपको नॉर्मल सी बात है, पी एक्स कैप हमारे पास जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, जरा बोलो। ये हमारे पास होते हैं माइनस का आई एच का डेल बाई डेल एक्स, ठीक है। ये भी क्या होगा आपके पास, कह रहा है हर्मिशन होगा, ठीक है। एच कैप ऑल्सो हर्मिशन होगा, ये जो क्योंकि ये भी इसी का फंक्शन है, फंक्शन है ना, फंक्शन। ये भी क्या होगा जरा बोलो, हर्मिशन, ठीक, क्योंकि उसका फंक्शन है। जैसे मैंने ये बोला, ये बोला ये, ठीक है। यूनिटरी क्या होता है, ड्रैगर आपके पास की, आपके पास यू ड्रैगर, आपका यू यू कैप ड्रैगर आपके पास किसके इक्वल आता है, जरा बोलो, आई कैप के इक्वल आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं सर, ऐसे और चैप्टर के शॉर्ट नोट्स हैं तो नहीं, नहीं 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 नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। जो पॉसिबल है मैं वो कर दूंगा, जो जो पॉसिबल नहीं है उसको मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। मैं है ही नहीं तो मैं कहाँ से करा दूं, है ही नहीं तो मैं कहाँ से करा दूं। जो पॉसिबल होगा मैं, वो मेरे को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। जो पॉसिबल होगा मैं, वो मेरे से आप कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं खुद ही कर दूंगा, ठीक है। आप उसके लिए टेंशन फ्री रहो। नेक्स्ट, कम्यूटेशन एल्जेब्रा, ए कैप बी कैप इक्वल आपके पास क्या होता है, ए बी कैसे कम्यूटेशन एल्जेब्रा ओपन कैसे होता है, ठीक है। ये होता है ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप। एंटी कम्यूटेशन एल्जेब्रा रिलेशन आपके पास क्या होता है, ए कैप बी कैप आपके पास ए कैप बी कैप प्लस बी कैप ए कैप, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात जबरदस्त मैं आपको बता देता हूँ, ये ध्यान में रखिएगा। मैंने यहाँ पर एक, जो मैंने लिखा है ना, इसमें आप ऐसा समझ लीजिए कि उसको आपको याद कर लेना किसी तरीके से, किसी भी तरीके से, ठीक है। ये ध्यान में रखना, जब हम कम्यूटेशन ब्रैकेट ओपन करते हैं किसका, जरा बोला, एक्स कैप डेल बाय डेल एक्स ऑफ इसका का, ये शायद मैंने कराया भी होगा, इसकी वैल्यू आती है हमारे पास क्लास में, हो सकता है मैंने कराया भी होगा। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, -1 आती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कितनी इसकी वैल्यू आती है, -1।
ये मैंने कराया भी होगा, ऐसा हो नहीं सकता वैसे नहीं कराया हो, कराया होगा। ठीक है। अब यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी लिखी है, ए कैप बी कैप जो आता है, ए कैप बी कैप आता है माइनस ऑफ बी ए की वैल्यू इक्वल आता है ये। ठीक है, ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है। अब मैं यहाँ से एक लाइन बोलूंगा, उसको ध्यान से सुनना। किसी भी ऑपरेटर का कांस्टेंट के साथ जब कम्यूटेशन, ये कम्यूटेशन है आपके पास, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो इसकी वैल्यू जीरो आती है। किसके साथ? किसी भी, फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी ऑपरेटर का कांस्टेंट के साथ कम्यूटेशन आपके पास कितना आता है, जरा बोलो, जीरो। किसी भी ऑपरेटर का उसी ऑपरेटर के साथ कम्यूटेशन में ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आती है? जीरो। किसी भी ऑपरेटर के उसके फंक्शन के साथ आपके पास जब भी कम्यूटेशन ब्रैकेट ओपन किया जाता है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है? जीरो। याद रहेगा। ऑपरेटर का कांस्टेंट के साथ कम्यूटेशन ब्रैकेट की वैल्यू जीरो आती है, ऑपरेटर के साथ कम्यूटेशन ब्रैकेट की वैल्यू जीरो आती है। ऑपरेटर के फंक्शन के आपके पास साथ जब भी आप कम्यूटेशन अलजेब्रा करोगे तो उसकी वैल्यू जीरो आती है। मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे बताना क्या आएगा इसका आंसर क्या आएगा। मैंने बोला एक्स कैप साइन, बोला आपके पास क्या, जरा बोलो साइन, आपके पास बोला मैंने इसको बोल दिया टू एक्स कैप बोल दिया। बताओ तो इसके इसके कम्यूटेशन ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आएगी? बोलो कितनी आएगी, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ठीक है, जीरो। ठीक है। मैं इसलिए रिवाइज करा रहा हूं ना इस पार्ट को, सो दैट, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज्यादा चीजें अच्छे से देखी नहीं होती हैं, इसलिए मैं इस पार्ट को रिवाइज करा रहा हूं। ठीक है, कि आपका एक बार में सारी चीजें वो दोबारा रिकॉल हो जाएं। ठीक है, चलो, भले ही थोड़ा टाइम लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, ए कैप अगर हमारे पास कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को अगर आप बाहर ले आओगे तो ए कैप बी कैप हो जाएगा। ए और बी यहाँ पर हमारे कांस्टेंट है, ए और बी हमारे क्या है, जरा बोलो, कांस्टेंट है। ये जो ए और बी आपको दिख रहे हैं इसमें, ये जो ए और बी आपको लिखे गए हैं यहाँ, ये स्मॉल ए एंड बी हमारे पास क्या है, जरा बोलो, कांस्टेंट है। फिर ये तीन बातें समझ में आई। ऑपरेटर के कांस्टेंट के साथ कम्यूटेशन के ब्रैकेट की वैल्यू जीरो आती है, ऑपरेटर के साथ कम्यूटेशन ब्रैकेट की वैल्यू जीरो आती है, ऑपरेटर को उसी के फंक्शन के साथ क्या आती है, जरा बोलो, जीरो। जैसे मैंने लिख दिया एक्स कैप ई की पावर, आपके पास क्या लिख दिया, जरा बोलो, आपके पास पी एक्स कैप लिख दिया। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू जीरो आएगी क्या? या ये हमने लिखा है पी एक्स कैप। ठीक है, बोलो इसकी वैल्यू जीरो आएगी क्या? इसकी वैल्यू जीरो नहीं आएगी। ये मोमेंटम ऑपरेटर है, ऑपरेटर बदल चुका है, बी ऑपरेटर हो चुका है ये पोजीशन ऑपरेटर है, मोमेंटम ऑपरेटर है ये। एक्स जरूर है लेकिन ऑपरेटर चेंज हो चुका है। इसकी वैल्यू जीरो नहीं आएगी भैया। यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक्स कैप होना चाहिए ऐसे करके, तब आएगी वैल्यू जीरो। ठीक है, नेक्स्ट। अगर हम बात करें किसके बारे में, तो यहाँ पर आपको ये कम्यूटेशन ब्रैकेट कैसे ओपन होता है, सबसे ज्यादा जो कम्यूटेशन ब्रैकेट की वैल्यू जो हमें जरूरत पड़ती है, सबसे ज्यादा किसकी जरूरत पड़ती है? इस प्रॉपर्टी की, सबसे ज्यादा 99% क्वेश्चनों में इस प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ती है, इस प्रॉपर्टी की, आपको बताया। ठीक है, सबसे ज्यादा या इस प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये आपको बताना चाहिए। ए कैप और फंक्शन ऑफ बी कैप की जो कम्यूटेशन ब्रैकेट की जो वैल्यू होती है ये होती है, और ये भी हमने लिखा हुआ है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ए कैप बी की पावर एन की वैल्यू जो होती है, एन बी की पावर एन माइनस वन ए कैप बी कैप होती है। ए की पावर एन बी कैप के लिए एन ए की पावर एन माइनस वन बी कैप होती है। ठीक है, नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, लो ऐसे करके। ठीक है, लो जूम कर दिया मैंने। जैकोबी आइडेंटिटी आपको बतानी चाहिए, एबीसी साइक्लिक ऑर्डर में है तो एबीसी, फिर बीसीए, फिर सीएबी, जो होगा आपके पास उसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। ये सारे रिलेशन याद होने चाहिए, सारे 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 सारे। ठीक है, अच्छा एक कैसे याद करते हैं थोड़ा बहुत, मैं अब मेरा तरीका, अब हो सकता है आपको घटिया भी लगे, मतलब जरूरी नहीं है। ठीक है, मतलब सबका अपने अपने याद करने के तरीके होते हैं। तो एक्स कैप पी एक्स कैप के लिए तो ये तो ठीक है, ये तो ये नॉर्मल सी बात है, ये तो आपको बताइए। यहाँ पर ये भी एक्स के बारे में, ये तो ये भी हो जाएगा भी, बताइए। देखो मेन आप इनमें इसमें कैसे ध्यान में रख सकते हो आप,
कि ये ध्यान में रखना, बाद में एल 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 आता है, एक्स का पी और एल आएगी। देखो हमारे पास या इधर मैं आप बोल कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, एल 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 और इधर होता है एक्स पी और एल, ऐसे करके ध्यान में रखना। और यहां भी क्या आता है, आप कंफ्यूज करोगे अदरवाइज। यहां भी क्या आता है, जो पहले लिखा है ना, यहाँ पहले लिखा है ना, वही इधर आता है, इधर इधर एक्स कैप आएगा, इधर पी वाला आएगा और इधर वाला एल वाला आएगा। क्योंकि अब ये तुमको ये पता है यार कि जो ये जो ऑपरेटर है ये आपका लेविस विटा टेंसर से ओपन होते हैं, तो आई जे के यहाँ जाएगा, आई जे के और यहाँ जाएगा हमारे पास क्या जरा बोलो, आई जे के, ठीक है। और ये आ जाएगा एक्स कैप और ये आ जाएगा आपके पास के, तीसरा कंपोनेंट आता है, तीसरा कंपोनेंट आता है, तीसरा कंपोनेंट आता है, पता होना चाहिए, ठीक है। इधर ये ध्यान रखना है, एल 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 लिख देना, आई और जे, आई और जे, पी और पी आई और जे, एक्स भी लिख सकते हो, जो भी आप लिखना, आई और जे। और यहाँ आता है, जो यहाँ लिखा है वही पे यहाँ आता है, जो यहाँ लिखा है वही यहाँ आता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना, आई एच कट तो आएगा ही आएगा, आई एच कट तो आएगा आएगा सभी में, आई एच कट आई एच कट आई एच कट, ठीक है। मतलब ऐसे ध्यान में रख सकते हो, बाकी आपकी इच्छा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, ये जैसे कहीं पर लिखा होगा ऐसा, कैसा लिखा होगा, एल स्क्वायर, इसकी वैल्यू लिखी होगी, एल एक्स की ये लिखा होगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। समझ आ रही नहीं आ रही, एल वाई के साथ भी कितनी आएगी, जीरो, एल जेड के साथ भी कितनी आएगी, जीरो, ठीक है जी। मैक्स बॉर्न ने आपके पास दिया था वेव फंक्शन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि पार्टिकल के एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वेव फंक्शन। जो इसका स्क्वायर करने पर हमें क्या देता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देता है, बताता है कि आपके पास पार्टिकल मिलने की आपके पास पॉसिबिलिटी कितनी है करके। वन डायमेंशन में ये होता है, टू डायमेंशन में आपके पास, वन डायमेंशन में ये होता है, टू डायमेंशन में होता है, थ्री डायमेंशन में ये होता है। और वन डायमेंशन में वेवलेंथ आपके पास ये होती है, कैसे निकालते हैं मैंने क्लास में पढ़ा रखा है, टू डायमेंशन में ये, थ्री डायमेंशन, ये टू डायमेंशन में, ये थ्री डायमेंशन में, ठीक है। ये सब मैंने क्लास में पढ़ा रखा है। नॉर्मलाइजेशन, ये आपके पास नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, टोटल मिलने, पूरे स्पेस में पार्टिकल मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारे पास कितनी होती है, जरा बोलो, वन। टोटल स्पेस में पार्टिकल मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो आपके पास कितनी होती है, जरा बोलो, वन होती है। टोटल स्पेस में पार्टिकल मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है कितनी होती है, वन, ठीक है। नेक्स्ट, ये ऑर्थोगोनल कंडीशन है भाई, ठीक है। दो वेव फंक्शन अगर आई और जी की वैल्यू अलग अलग है तो ऑर्थोगोनल होते हैं, ठीक है, ये पता होना चाहिए। एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन अगर हम बात करें तो जो साइन होना चाहिए हर जगह पे, क्या होना चाहिए, जरा बोलो, वो फाइनाइट होना चाहिए हर वैल्यू पे, ठीक है। और वेव फंक्शन इन्फिनिटी पे कितना होना चाहिए, जीरो की जीरो होना चाहिए, और सिंगल वैल्यूड होना चाहिए साइन की, और उसके जो फर्स्ट डेरिवेटिव वो आपको कंटिन्यूस होने चाहिए, पीक वैल्यू नहीं आनी चाहिए, पीक अगर आएगा तो दिक्कत हो जाएगी, फिर कंटिन्यूस नहीं होगा उसका डेरिवेटिव। और साइन जो होगा आपके पास क्या होगा, जरा बोलो, स्क्वायर इंटीग्रल, इसकी जो वैल्यू आएगी, मतलब स्क्वायर इंटीग्रल करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, फाइनाइट। कैसे करते हैं ये क्लास में हमने डिस्कस किया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर अगर हम बात करें, पता ही है आपको इसके बारे में, क्या बोलूं भाई मैं, सब आपने पढ़ रखा है। आइगन वैल्यू हर्मिटियन ऑपरेटर की रियल होती है, पता ही है। और जो डिफरेंट आइगन वैल्यू के क्रॉसपॉन्ड, आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वेक्टर क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं, ठीक है। ठीक है, आइगन वेक्टर या आइगन स्टेट बोल सकते हो। जैसे मैंने कहा अभी, लेमडा वन के करस्पॉन्डिंग मैंने कहा अभी साइन वन आइगन स्टेट है, लेमडा टू के करस्पॉन्डिंग जो सोर्स के लिए ये आपके पास, ये है भाई आपके पास, ठीक है, ये स्टेट है। तो जब आप इनका स्केलर प्रोडक्ट परफॉर्म करोगे साइन वन और साइन टू का, तो आप इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। दो डिफरेंट आइगन वैल्यू को करस्पॉन्डिंग जो स्टेट वेक्टर आते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, कैसे होते हैं, जरा बोलो, ऑर्थोगोनल होते हैं। चलो वे थोड़ा स्पीड में चलेंगे। एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है आपको बताइए यार, कि पी वन ए वन प्रोबेबिलिटी, पी वन ए वन क्या होती है, ऑलरेडी मैंने वेव फंक्शन में थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है, थोड़ी देर पहले बताया था। या फिर आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो, अगर हमारे पास वेव फंक्शन अगर नॉर्मलाइज है, सुन लेना, वेव फंक्शन अगर नॉर्मलाइज है तो डायरेक्टली आप जो किसी भी क्वांटिटी का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है पी वन ए वन प्लस, ये आपका ए वन क्या है यहाँ पर, पी क्या है पता है ना, ए वन आइगन वैल्यू है, ए क्या है, आइगन वैल्यू है, ए वन ए टू ए थ्री क्या है, आइगन वैल्यू है, पी वन पी टू क्या है, प्रोबेबिलिटी है। फिर क्या आएगा हमारे पास, पी टू ए टू अप टू सो ऑन ऐसे करके। या इसी को आप लिख सकते हो हमारे पास क्या, इसको लिख सकते हो सी वन का स्क्वायर
प्लस क्या लिख सकते हो, A1। A1 क्या है, आइगन वैल्यू है। मैं फिर से बोलूंगा, A1 A2 A3 आइगन वैल्यूज हैं करके, आइगन वैल्यू। और आपके पास ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा C2 स्क्वायर इंटू कितना आ जा रहा है A2। C1 C2 C3 क्या है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको। ठीक है, ये भाई कहानी। वे फंक्शन गिवन होगा तो उसके इस कंडीशन में से निकालेंगे। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपके पास किसके बारे में बात करता है, ये बोलता है कि जो डेल्टा एक्स है, डेल्टा पी एक्स की जो वैल्यू है ग्रेटर एन इक्वल एच कट बाई टू है, मतलब इसकी वैल्यू मिनिमम इतनी हो सकती है, इससे ज्यादा होगी। किसके बारे में बात करता है, लोअर लिमिट के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है, लोअर लिमिट के बारे में बात करता है कि भाई जो अनसर्टेनिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो एच कट बाई टू से हमेशा ज्यादा होता है। ठीक है, इट कैन नॉट से अबाउट आपके पास मैक्सिमम लिमिट या अपर लिमिट, इट इज टेल अबाउट लोअर लिमिट कि मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है। ठीक है, या उससे ज्यादा कितनी आएगी। मैक्सिमम तो कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। इट टेल्स अबाउट ऑलवेज आपके पास क्या जरा बोलो, लोअर लिमिट के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, लोअर लिमिट के बारे में। गॉट इट। चलो, तो एक्स इसके तीन फॉर्म होते हैं, एक तो वो पोजिशन और मोमेंटम के फॉर्म में, एक होती है आपके पास क्या, एंगुलर मोमेंटम और एंगल के फॉर्म में, एक होती है टाइम और आपके पास किसके फॉर्म में जरा बोलो, एनर्जी के फॉर्म में। और ये अनसर्टेनिटी आपके पास की वैल्यू आती है। ठीक है, चलो, तीन फॉर्म आती है, एक फॉर्म ये है, एक फॉर्म ये है, एक फॉर्म ये है। चले आगे, पेज खत्म हो गया था ना। चलो भाई, नेक्स्ट। ए कैप बी कैप अगर जीरो है, ठीक है, देन आपका, अच्छा देखो यहां पर, हाँ देखो, अगर ए कैप बी कैप की वैल्यू जीरो है तो डेल्टा ए डेल्टा बी ये दोनों जीरो आएंगे। मतलब क्या है, सुनना, मैं आपको एक लाइन बता रहा हूं, अच्छी से सुनना है इस बात को। हाँ, थोड़ा चौकन्ने हो जाना। देखो, अगर यहां पर ये जो कम्यूटेशन ब्रैकेट है इसकी वैल्यू अगर जीरो आ जाए, मैंने पहले भी कई बार बोल रखा क्लास में, ये कम्यूटेशन ब्रैकेट की वैल्यू अगर हमारे पास क्या आ जाए, जीरो आ जाए, ये कम्यूटेशन जो ब्रैकेट दिख रहा है इसकी वैल्यू मान लो जीरो आ जाए, कितनी आ जाए, जीरो। अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट ये जो लिखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है, मैंने जनरल लिखा भी होगा, अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट की जो वैल्यू आती है वो हमारे पास ये है। अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट की जो वैल्यू आती है इन जनरल, इसी से निकाले जाते हैं। इसी से तीनों फार्मूले निकाले जाते हैं। आपने ग्रेजुएशन में अलग तरीके से डिराइव करे होंगे, बट आप जब एमएससी पढ़ते हो तो उस समय इनको डिराइव करते हो इससे। ठीक है, यहां पर मैंने एक बात बोली, क्या बोली, अगर इसकी वैल्यू जीरो हो जाए तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो पोजीशन और मोमेंटम है वो एक साथ एक्यूरेट, यानी कि कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज, नॉर्मल सी बात है, साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पोजीशन और मोमेंटम देखने को मिलता है खासकर में, जैसे एनर्जी और टाइम भी, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम और आपके पास का एंगल भी। तो मैंने क्या, वो यहाँ पे क्या है कि जो अगर इसका मतलब, अगर ये मान लो एक्स कैप, अगर एक्स कैप सुना, एक्स कैप पी एक्स कैप वैसे आता कितना क्वांटम मैकेनिक्स में, आपको कितना आता है, आई आई एच कट आता है, आता नहीं आता है, पढ़ा है नहीं पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। अभी तो पढ़ा था थोड़ी देर पहले, मैंने यहाँ लिखा तो था, हाँ गया वो, ये कहीं था, ये देखो, ये लिखा है, कितनी आती है इसकी वैल्यू, आई एच कट आएगी, क्योंकि आपके पास यहाँ पी एक्स करोगे तो जनरल फॉर्म में, यार पता ही है आपको। मतलब ऐसा नहीं कि अब मैं इनको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा तो फिर से इसमें 10 लेक्चर चले जाएंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा। ठीक है, सुनना, अगर ये दोनों मैंने क्या कहा, अगर ये अगर मान लो ये अगर एक्स कैप पी एक्स कैप की वैल्यू जीरो आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपके पास दोनों, आपके पास हम क्या कर पा रहे हैं जरा बोलो, साइमल्टेनियसली क्या कर पा रहे हैं, मेजर कर पा रहे हैं। ये क्या कहता है, दोनों साइमल्टेनियसली मेजर नहीं होंगे ना, ये तो कहता है अनसाइंटिफिक प्रिंसिपल। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको पूरी कहानी बता दी, मैंने कहा ऐसा नहीं कि हमें हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन नहीं है, ये नेचर है आपके पास, ठीक है, सिस्टम का, किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम का। तो अगर हम बात करें ए कैप बी कैप की वैल्यू जीरो आ रही है, तो इसका मतलब डेल्टा ए डेल्टा बी जीरो आएगा। इट मींस ऑपरेटर ए कैप एंड बी कैप कम्यूट कर रहे हैं, इसको बोलेंगे कम्यूट, क्योंकि जब कम्यूट करने का मतलब क्या हुआ कि ए कैप बी कैप की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, ए कैप बी कैप की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, बी कैप ए कैप की इक्वल आ रही है। इसको बोलते हैं कम्यूट करना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हो आप इसको। We can measure them simultaneously and a cap b cap have complete set of simultaneous eigen state। ठीक है, दोनों के पास नॉर्मल सी बात है, एक साइमल्टेनियस आपके पास क्या होगी जरा बोलो, आइगन स्टेट भी होगी। ठीक है, कॉमन एप्लीकेशन क्या होती है हाइजेनबर्ग कंसेंट्रेट प्रिंसिपल की, आपको मैंने बताया था ग्राउंड स्टेट एनर्जी का कैलकुलेशन होती है, ग्राउंड स्टेट आपके पास हाइड्रोजन की कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, और दूसरा नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस के बारे में बताता है, और नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी आती है इसके बारे में बताता है कौन,
किस कौन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से ये सारी बातें पता चलती हैं। ये सारी मैंने करा रखी है क्लास में। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के बारे में अगर हम बात करें तो ये अभी ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। ये क्या हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये क्या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। और ये हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और मान लो इसकी वैल्यू अगर हमारे पास जीरो आ जाती है, तो ये वाला पार्ट जीरो आ गया, मान लो डेल पी बाई डेल टी, पी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। देन हमको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से डाइवर्जेंस ऑफ जो एस वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या देखने को मिली, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। और यहाँ अगर ये जीरो आएगा तो इसका मतलब एस डॉट डी ए की वैल्यू कितनी है, जीरो। इसका मतलब फ्लो कितना है, जीरो है। इसका मतलब क्या है जरा बोलो, ये एस डॉट डी ए क्या इंडिकेट करेगा, पार्टिकल फ्लो को इंडिकेट करेगा। किस चीज को इंडिकेट करेगा, पार्टिकल फ्लो को इंडिकेट करेगा। अब नॉर्मल से इसकी वैल्यू जीरो आ रही तो पार्टिकल फ्लो कितना होगा, जीरो होगा। पार्टिकल फ्लो कितना होगा, जीरो, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इन ऑल, आपके पास स्पेस इज यूनिट बोला, पता ही आपको। और ये ध्यान में रखना, मैंने आपको कराया भी होगा कि स्टैंडर्ड हमारे पास दो फंक्शन होते हैं। ये भी आपके पास किसी फ्री पार्टिकल का हमने क्या क्या कर रखा, जरा बोलो, वेव फंक्शन लिखा है। और किसी फ्री पार्टिकल से एसोसिएटेड नॉर्मल सी बात है, जो हमारे पास वेव फंक्शन में आता है कुछ इस तरीके का आता है। मतलब मैंने उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है, एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं लिखा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके एसोसिएटेड जो करंट डेंसिटी होती है, करंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, वी इंटू क्या, जरा बोलो, ए स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास होती है मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास जो है रियल वेव फंक्शन का जो आपके पास इसकी वैल्यू प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, जीरो। इट मींस देयर इज नो वे एसोसिएटेड विद आपके पास वेव। रियल वेव फंक्शन पार्टिकल फ्लो को इंडिकेट करते नहीं है, ठीक। रियल वेव फंक्शन पार्टिकल फ्लो को इंडिकेट करते नहीं है, उसके लिए कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन होना चाहिए। किसकी किस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, पार्टिकल फ्लो को रिप्रेजेंट करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स में। फॉर अ फ्री पार्टिकल बोला, आपको बताइए यार क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर इक्वेशन होती है, काइनेटिक एनर्जी का जो ऑपरेटर है वो आपके पास टोटल एनर्जी के इक्वल लिखा गया है। और फिर उसके बाद पार्टिकल नहीं फ्री है, पोटेंशियल है, मतलब फिर पार्टिकल फ्री नहीं है कैसे पता चला, पोटेंशियल आ गया। जहां पोटेंशियल एनर्जी आ गई, नॉर्मल सी बात, पार्टिकल बाउंड रहा होगा। पार्टिकल क्या रहा होगा, बाउंड। तो नॉर्मल सी बात हमारे पास ये आ गया भाई, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखी जाती है आपके पास श्रोडिंगर इक्वेशन, एच साइन, ठीक है। एच साई इक्वल क्या लिखा जाता है, ई साई लिखा जाता है शॉर्टकट में। श्रोडिंगर इक्वेशन को क्या लिखा जाता है, एच साई इक्वल टू ई साई। दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ आपके पास श्रोडिंगर इक्वेशन, ओके। दिस इज द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन एंड दिस इज टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ये डिपेंडेंट वाली क्योंकि यहाँ पर आपके पास हैमिल्टोनियन की वैल्यू रख दी गई है, आई एच कट आपके पास क्या, डेल बाई डेल टी। और इसमें आपके पास हैमिल्टोनियन को आपके पास एनर्जी की वैल्यू आपके पास, ये एनर्जी ऑपरेटर पता है ना, आई एच कट आपके पास क्या जरा बोलो, डेल बाई डेल टी। दिस इज द एनर्जी ऑपरेटर, दिस इज द एनर्जी ऑपरेटर। देखो ये सिंगल पार्टिकल के लिए वैलिड होती है, वैलिडेशन सुन लेना भाई। वो आपने एक पार्टिकल को ही डील कर दो, ऐसा नहीं कि आपने देखो हार्मोनिक ऑसिलेटर में एक ही पार्टिकल डील करा होगा, वन डायमेंशन में पोटेंशियल बॉक्स में भी आपने एक ही पार्टिकल को डील करा होगा। बट जैसा आप हाइड्रोजन एटम की स्टडी करते हो ना, देन इन दैट केस वी कांट यूज आपको श्रोडिंगर इक्वेशन डायरेक्टली। तो आपको कहोगे सर हम करते हैं, तो आपको कहोगे सर हाइड्रोजन एटम में आपने क्यों बोला कि हम इसको यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली, बिकॉज हाइड्रोजन एटम इज अ बाउंड स्टेट ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, and whenever we are dealing with the two particles then center of mass is not exactly at the proton। भाई यहाँ पर आपके पास ये समझ में आना चाहिए, यहाँ पर आपके पास सेंटर ऑफ मास नहीं होगा। मेरी बात समझ नहीं आई आपको, कोई सेंटर मास की कहानी आ गई। अरे भाई साहब आपको समझ में आने, जो दो पार्टिकल अगर हैं तो दो पार्टिकल आपके पास अगर मोशन कर रहे हैं तो ये अपने सेंटर मास के अबाउट कर रहे होंगे। तो उनको मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए मेरे को आपके पास क्या करना पड़ेगा, जरा बोलो। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि सेंटर मास ये है, इसके अबाउट ये घूम रहा है, ऐसा नहीं बोल सकता इलेक्ट्रॉन इसके अबाउट ये घूम रहा है, ये नहीं बोल सकता। क्यों, क्योंकि इनका कहीं पर आपको सेंटर मास आएगा जो कि प्रोटॉन के पास में होगा, उसके बाद दोनों पार्टिकल क्या कर रहे होंगे, रोटेट कर रहे होंगे। कैसे, जैसे मैंने बोल दिया कि ये हमारे पास सपोज के लिए प्रोटॉन है और ये हमने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो प्रोटॉन है ये आपको सेंटर मास के अबाउट क्या रोटेट कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, रोटेट, इस तरीके से कुछ ऐसे कहते। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, अपने सेंटर मास के अबाउट ऐसे घूम रहा है, ये रेडियस है तो इस रेडियस का ऐसे करके रोटेट कर रहा होगा ऐसे। तो हम करते क्या, यहाँ रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। बाय यूजिंग रिड्यूस मास कॉन्सेप्ट वी कैन यूज, जहां पर जो मास आ रहा है ना मास, इस मास को हम रिप्लेस करेंगे रिड्यूस मास से। और रिड्यूस मास का फॉर्मूला क्या होता है, m1 m2 डिवाइडेड बाय क्या, m1 प्लस m2। बाय यूजिंग दिस रिलेशन वी कैन आपके पास यूज आपका श्रोडिंगर इक्वेशन अगेन। हम दोबारा यूज कर सकते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन को, बस इतना ध्यान में रखने पड़ेगा
कि हमें रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। मैंने लिखा भैया दिस इक्वेशन आपके पास नॉट वैलिड रिलेटिविस्टिक मोशन ऑफ पार्टिकल, बोला वी कैन यूज दिस इक्वेशन फॉर टू बॉडी प्रॉब्लम यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस मास, साइन एंड डेल साइन आपके पास शुड भी कंटिन्यूअस होने चाहिए, लेकिन उसके लिए कंडीशन है, क्या कंडीशन होनी चाहिए जरा बोलो, जो साइन होना चाहिए और उसका जो डेरिवेटिव होना चाहिए क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। मेरी बात आपको समझ में आ रही है, बोलो। कुछ याद आ रहा है, रिवीजन हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसे काम चलेगा फिर? चलो देखो, सब होगा। टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर वैसे आपके उसमें नहीं है, ठीक है, मतलब वो करने की जरूरत नहीं, इसको बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, बट ये मतलब टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर का टाइम निकालने के काम आता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। कुछ इस तरीके का होता है, थोड़ा बहुत मतलब फॉर्मेट याद रहेगी तो अच्छी बात है, ये इस तरीके का होता है कुछ, हो सकता है आपने पढ़ा हो कभी, टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। मतलब जो ट्रांजिशन टाइम होता है उनको कैलकुलेट करने का काम करता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के जो टाइम लगता है, जो ट्रांजिशन में जो टाइम लगता है उसको ये कैलकुलेट करके देता है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें एरेनफेस्ट थ्योरम, ये आपने पढ़ी होगी यार, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू के बारे में बताती है किसी भी ऑपरेटर के। तो किसी भी ऑपरेटर की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है आपके पास क्या होती है जरा बोलो, ये होती है आपके पास क्या, डेल डी बाई डी टी ऑफ आपके पास। आपको क्या सर, ये तो आपने हमको पढ़ाया नहीं, पता नहीं पढ़ाया नहीं पढ़ाया, ये तो मेरे को पता नहीं, देखो सिलेबस में मेंशन ही नहीं था तो मैं क्यों पढ़ाता, ठीक है। बट आपको अभी क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, सो दैट आपके पास हमारा कोई पॉइंट छूटे ना, क्योंकि वो कुछ भी पूछ ले सकते हैं ना, लिखा नहीं है उन्हें क्वांटम मैकेनिक्स में आपके पास, नॉर्मल सी बात है, ये तो बेसिक बातें हैं, ये तो पता होनी चाहिए कह देंगे वो, फिर क्या करेंगे ऐसे। तो हमारे पास क्या जरा बोलो, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसी ऑपरेटर की, आई एच कैट आपके पास ए हैमिल्टोनियन आपके पास, ठीक है, डेली बाई डेल टी। और जैसे मैंने एक्स कैप ले लिया, एक्स कैप का जो होता है आपके पास, ये जरा देखो, आप इसको ऐसा समझ लो, कैसा समझ लो, ये देखो स्पीड है वो स्पीड ही, डी एक्स बाई डी टी, और वो क्या है मोमेंटम बाय आपके पास क्या होगा जरा बोलो, मास के इक्वल है, क्योंकि पी इक्वल हमारे पास क्या होता है, पी इक्वल हमारे पास होता है एम वी, होता नहीं होता है। तो नॉर्मल सी पी की वैल्यू हमारे पास क्या लिखी है, पी एक्स बाई एम लिख दूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, ये डी एक्स बाई क्या आएगा, डी टी आएगा। तो जब हमने पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाली तो नॉर्मल सी बात है, टाइम डेरिवेटिव ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन निकालूंगा, दिस विल गिव आपके पास क्या जरा बोलो, क्या देता है वो, मोमेंटम बाय टाइम, मोमेंटम बाय मास, ठीक है। ऐसी मोमेंटम का निकालूंगा तो फोर्स आ जाएगा यहाँ से, जरा देखो डेल वी बाई डी एक्स, ये हमारा फोर्स है ना, हमने पढ़ा था फोर्स की जो वैल्यू होती है माइनस के डी बाई डी एक्स होती है, ठीक है। और इफ एनी क्वांटिटी कम्यूट विद द हैमिल्टोनियन, अगर कोई क्वांटिटी, ध्यान में रखिएगा, कोई क्वांटिटी हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट कर गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अगर कोई क्वांटिटी हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट कर रही है, देन वो आपके पास कैसी क्वांटिटी होती है जरा बोलो, कंजर्व क्वांटिटी होती है, कांस्टेंट ऑफ मोशन होती है। क्यों? अगर इसकी वैल्यू हमारे पास, इसकी वैल्यू जीरो आ गई, इसकी वैल्यू अगर जीरो आ गई, तो नॉर्मल सी बात है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा जरा बोलो, जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये मैं इसकी वैल्यू जीरो आएगी, इसकी वैल्यू अगर जीरो, ये पार्शियल डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव आपके पास है, इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो होती है हर सिचुएशन में, ठीक है। अब उसके ऊपर क्या डिस्कस करूं मैं, ऐसे करके, तो इसकी वैल्यू अगर हमारे पास जीरो अगर आएगी तो क्या निकल के आएगा, यह कांस्टेंट ऑफ मोशन निकल के आएगा। अगर कोई ऑपरेटर है, हैमिल्टन ऑपरेटर के साथ अगर आपके पास उसका कम्यूटेशन ब्रैकेट अगर जीरो आ रहा है, देन वो क्वांटिटी कांस्टेंट ऑफ मोशन होती है, ठीक है। और उसके डी ए बाई डी टी की वैल्यू जीरो आएगी, और ए कैप जीरो होता है, मैंने ये नहीं कहा, ए कैप कांस्टेंट होगा, डी ए बाई डी टी हमारे पास क्या आएगा, जीरो आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। चलो हम आ गए हैं किसमें, हम आ गए हैं एच के, टाइम इंडिपेंडेंट होगा, मतलब टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी, ठीक है। एच के ए की वैल्यू एच कैप लिख लिए, और वो टाइम इंडिपेंडेंट है तो भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। फ्री पार्टिकल के लिए ऑब्वियस सी बात है, फोर्स की वैल्यू जीरो आती है, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कांस्टेंट आएगी, तो एनर्जी हमारे पास एच कैट, उसका पी स्क्वायर बाई टू एम होती है, पी की वैल्यू एच कैट की है, पी की वैल्यू हमारे पास क्या है जरा बोलो, पी की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है कि एच कैट की होती है, और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी होती है, पी स्क्वायर बाई कितना जरा बोलो, टू एम, कितनी होती है, टू एम। और ये अभी लिखा है, मैंने लिखा थोड़ी देर पहले बोला भी था, फ्री पार्टिकल का जो वेव फंक्शन होता है, मैंने कहा था अभी बताया भी था, ये उसमें आपके पास कॉम्प्लेक्स पार्ट होते हैं, ठीक है।
पार्टिकल फ्लो को इंडिकेट करने के लिए कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट तो होना ही चाहिए, ठीक है, तभी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी आएगी। रियल वेव फंक्शन से एसोसिएटेड नॉर्मल सी बात है, पार्टिकल फ्लो नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, जरा देखो। वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स, पोटेंशियल ऑफ वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स कैन बी, आपको दो तरीके हो सकते हैं, इनफाइनाइट और फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है। तो हम इनफाइनाइट वाले को डिस्कस करते हैं क्योंकि आपको इसमें फाइनाइट वाला दिया नहीं है। तो इसकी वजह इस ये होता क्या है, बॉक्स में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, ठीक है। बॉक्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, बॉक्स के बाहर जो पोटेंशियल होता है कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। अदरवाइज जीरो से ए में पोटेंशियल जीरो है, उसके बाहर आपके पास पोटेंशियल कितना, इनफाइनाइट है। तो वेव फंक्शन कैसे होता है, साइन आपके पास साइन एन एक्स क्या होता है, 2/a साइन एन पाई एक्स बाई ए। और आइगन आपके पास वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ये आपके पास अगर हम एनर्जी आइगन वैल्यू होती है एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या जरा बोलो, डिवाइडेड बाय क्या जरा बोलो, 2m a स्क्वायर। जो इस एनर्जी जो है वो आपके पास पार्टिकल के मास पर, बॉक्स के साइज पर डिपेंड करती है, ये ध्यान में रखिएगा। एनर्जी इज क्वांटाइज्ड एंड डिपेंड ऑन मास, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लो भैया। क्या कि एनर्जी और इज क्वांटाइज एंड डिपेंड ऑन आपके पास मास एन, एनर्जी क्वांटाइज क्यों, क्योंकि एन की वैल्यू कहाँ है, 1 है फिर 2 है। और ये ध्यान में रखना, वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स, पोटेंशियल बॉक्स की में मिनिमम जो एन की वैल्यू है आपके पास, वो आपको प्रिंसिपल क्वांटम जो मिनिमम नंबर आता है वो एन से स्टार्ट होता है, एन की वैल्यू 1 2 3 4 से स्टार्ट होती है। मैंने कहा था इसका प्रूफ क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इसका प्रूफ है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाओगे तो मिनिमम एनर्जी निकल के आएगी कितने, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m e स्क्वायर। इससे कम एनर्जी आएगी नहीं, और वो एन की वैल्यू 1 ही रखने पर आ रही है, और किसी कंडीशन में आ नहीं रही है, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा स्पीड में चलेंगे। अब जरा देखो, द वैल्यू ऑफ कैन नॉट बी, आपको जीरो बोला, एन की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, बिकॉज बाय अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देयर शुड बी देयर शुड हैव मिनिमम एनर्जी, आपके पास बोला कितना, मिनिमम एनर्जी एनर्जी होती है वो n इक्वल टू 1 रखने पाती है, आपको बताइए ये आती है भाई, क्या आती है ये, ग्राउंड स्टेट वेव। ये क्या हमारे पास E2 की, ये हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, n इक्वल टू 3 पर हमारे पास क्या होगी जरा बोलो, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अगर आपसे बोल रहा है ना सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोल रहा है, तो ये मैं आपको बता दूं n की वैल्यू ऐसा नहीं कि आप n की वैल्यू 2 रख दी तुरंत। n की वैल्यू कहां से स्टार्ट, इसमें बोलूं या हाइड्रोजन एटम में बोलूं, बात है कि n की वैल्यू 1 से, ये ग्राउंड स्टेट है, n की वैल्यू 2 पर एक्साइटेड स्टेट है, n इक्वल टू 3 पे आपके पास क्या होगी, सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगी, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। एनर्जी लेवल आर इक्वली स्पेस्ड, पहली बार एनर्जी लेवल के इक्वली स्पेस्ड है क्या, नहीं, अनइक्वल स्पेस्ड है, अनइक्वल स्पेस्ड लिखा है। हार्मोनिक ऑसिलेटर के जो एनर्जी लेवल होती है वो कैसे होती है, इक्वली स्पेस्ड होती है, कैसे होती है, इक्वली स्पेस्ड होती है, ठीक है। और ये जो ग्राफ आपने ऑलरेडी देख रहे हैं, इसके बारे में क्या डिस्क्राइब करूं यार, ठीक है, पता ही आपको, ठीक है। तो ये सब आपने देख रखा, मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि ये ध्यान में रखिएगा, एन की वैल्यू 1 पर अगर मैं बात करूं, सुना मेरी बात, मैं बोल कर रहा हूं, ग्राउंड स्टेट में, ये ग्राउंड स्टेट, ये एक्साइटेड स्टेट है फर्स्ट, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है। जो मैं बोल रहा हूं उसको सुन लेना, आपने लिखा भी है। यहाँ क्या होता है, यहाँ आपके पास पार्टिकल मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा कहां पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है ना, ग्राफ यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा नहीं पहुंचा, तो पार्टिकल मिलने की प्रोबेबिलिटी कहां पर सबसे ज्यादा होती है, एक्स इक्वल टू ए बाई 2 पर। यहाँ कहां पर होती है, एक्स इक्वल टू आपके पास कितना जरा बोलो, a/4, और आपके पास कितनी हो जाएगी जरा बोलो, एक्स की वैल्यू आपका 3a/4 पर पार्टिकल मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। कई बार एग्जाम में आता है कि बताइए एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पार्टिकल मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा कहां पर होती है, a/4 और 3a/4 पर। यहाँ पर कहां पर होती है, एक्स इक्वल टू l/6, और आपके पास एक्स इक्वल टू 5l/6, ये लिखा है जरा देखो तो, l/6 और 5l/6 ये लिखा है नहीं लिखा है, जरा देखो, नोट्स ओपन होने चाहिए ना, आप जब पढ़ रहे हो तो आपके नोट्स सामने होने चाहिए सारे, ठीक है। जो थर्ड सेकंड एक्साइटेड स्टेट में अगर हम बात करें, तो पार्टिकल मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, मैंने मेरे को याद नहीं, मैं तो खाली ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, गलत होगा तो फिर आप ही देखना, मतलब l/6 है, 5l/6 है, मैं तो खाली ऐसे, मेरे को जो क्या कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड में जो रिकॉर्ड है उसी से मैं बता रहा हूँ, ऐसा होता है करके, मेरे को एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है, मैंने इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि आप देख लेना उसमें, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर कुछ बातें लिखी भी हैं, क्या लिखी हैं, देखो, ग्राउंड स्टेट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल बोला इज मैक्सिमम x इक्वल टू a/2, सिमिलरली इन फैक्ट एक्साइटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल मैक्सिमम इज a/4 एंड 3a/4, द पॉइंट एट विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज, अब जीरो इज नोड बोलते बताइए उसको, सो द नंबर ऑफ नोड आपके पास बोला n-1 एक्सक्लूडिंग बाउंड्री, इसमें नोड कितने हैं, इसमें नोड नहीं है भाई, n की वैल्यू 1 यहाँ है ना, n की वैल्यू 1 यहाँ रखोगे तो जीरो, यहाँ नोड नहीं है, लेकिन बाउंड्री इंक्लूड करोगे तो n की वैल्यू अगर यहाँ रखोगे, देखो
यहाँ वैसे बाउंड्री इंक्लूड करो, अगर इन नोड को भी अगर आप काउंट करोगे तो कितने नोड हो जाएंगे, 2 नोड हैं। इसमें कितने नोड हैं आपके पास, 1 2 3। तो एक फॉर्मूला क्या बन गया, n प्लस हमारे पास क्या बन गया, 1 बन गया। अगर बाउंड्री इंक्लूड कर रहे हो तो 2 में कितने नोड है हमारे पास, 3, ऐसे करके। ठीक है। के की वैल्यू क्या होती है, के इक्वल टू एन पाई बाई ए होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसमें बताया था होगा। यहाँ पर देखो के की वैल्यू हमारे पास एन पाई बाई ए है। ठीक है, जो हमारे पास क्या आता है, चलिए, तो यहाँ से अगर हम बात करें के क्या यहाँ पर आता है क्या नहीं आता, वो सब हमने डिटेल में डिस्कस कर रखा है। और के जो आता है वो भी हमारे पास कैसा होता है, क्वांटाइज्ड होता है। और आपके पास उससे एसोसिएटेड जो के हमारा वेव वेक्टर है, ठीक है, क्या वेव वेक्टर। और उससे जो वेवलेंथ आएगी, वेवलेंथ भी कैसी होगी, जो पार्टिकल की वो कैसी होगी, क्वांटाइज होगी। वेवलेंथ आल्सो हैव डिस्क्रीट वैल्यूज, सो इट इज आल्सो क्वांटाइज्ड, इट इज आल्सो क्वांटाइज्ड। ठीक है, चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। एनर्जी आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन बोला 2D में। अब जरा देखो, मैंने 1D में तो आपके उसमें मेंशन था, ठीक है, मतलब आपके उसमें उसने ऐसा मतलब ऐसा नहीं मेंशन कर रखा 1D 2D करके, लेकिन मैं एक ही पेज में आपको 2D का भी पूरी कहानी बता देता हूँ। देखो, 2 डायमेंशनल बॉक्स क्या होता है, जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा हमारे पास, एक्स की वैल्यू 0 से ए तक होगी, और आपके पास वाई की वैल्यू 0 से बी होगी। ये हमारे पास क्या जरा बोलो 2 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स है, जिसमें जिसमें एक्स हमारे पास एक्स और वाई दोनों आ जाएंगे। हमारे पास एक्स और वाई क्या आ जाएंगे जरा बोलो, दोनों। ये हमारे पास एक्स आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास वाई आ जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट में एक्स की वैल्यू आपका 0 से ए तक जाएगी, और वाई की वैल्यू 0 से कहां तक चली जाएगी, बी तक चली जाएगी। ठीक। और इसके बाद हमारे पास क्या होगा जरा बोलो, क्या होगा जरा बोलो, इसकी बाकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक। अब जरा सुना, वेव फंक्शन क्या होता है, किसी भी सिस्टम का जो वेव फंक्शन होता है ना, अगर इसमें मान लो इसमें क्या है, 2 डायमेंशनल है ना, तो डायरेक्टली हम प्रोडक्ट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, दोनों का प्रोडक्ट। आप ऐसे समझ लो, ये 1 डायमेंशन को हम क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली ट्रीट कर रहे हैं। तो हमने क्या कर देंगे, एक्स के लिए क्वांटम नंबर आ जाएगा, वाई के लिए क्वांटम नंबर आ जाएगा। एन एक्स इंडिकेट कर रहा है एक्स डायमेंशन के मोशन को, एन वाई डिपेंड कर रहा है वाई डायमेंशन के मोशन को, एन वाई। ठीक। एन एक्स और एन वाई क्या है, क्वांटम नंबर है। वेव फंक्शन इज जस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आपके पास बोथ क्वांटम स्टेट। ए इक्वल टू बी करोगे तो देन यू विल, आपके पास सी, आपके पास क्या 2/a, आपके पास कितना हो जाएगा जरा बोलो, n पाई एक्स बाई ए, ये आपके पास ये हो जाएगा पूरी कहानी। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, एनर्जी आइगन वैल्यू, एनर्जी आइगन वैल्यू, एनर्जी आइगन वैल्यू अगर हम बात करें तो हमारे पास दोनों को हमने क्या कर देना होता है, सम कर दे, क्योंकि एनर्जी स्केलर है तो ऐड हो जाएगी भाई। वेव फंक्शन प्रोडक्ट होता है, वेव फंक्शन प्रोडक्ट होता है, मैंने आपको बताया है। ठीक है। अब जरा देखो, तो आ जाएगा एन की देखो, एनर्जी हमारे पास क्या थी, एनर्जी का हमारे पास इक्वेशन था, वो था हमारे पास क्या, जरा बोलो, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या, कितना था जरा बोलो, 2 ma स्क्वायर। एक्स के लिए यहाँ एक्स आ जाएगा, और उसकी लेंथ आ जाएगी, जो बॉक्स की लेंथ है एक्स में, ऐसे करके मैंने बनाया था भी एक्स में। बॉक्स का हमने भी क्या बनाया था, हमने बॉक्स को जो बनाया था हमारे पास, ये हमारा एक्स एक्सेस है, ये हमारे पास वाई एक्सेस है। तो ये हमारे पास एक्स, ये हमारे पास है एक्स, ये हमारे पास वाई, ऐसे करके। तो एक्स में कहां से कहां तक है, ठीक है, एक्स में ये लेंथ है, वाई में आपका ये बी है। तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर एम बी स्क्वायर, ये आ जाएगा फॉर्मूला। और ए इक्वल टू बी इज ए स्पेशल केस, ठीक है। वेन एवर यू यूज ए इक्वल टू बी, आपके पास देयर इज, आपके पास देयर इज अ डिजेनरेसी। आपको कुछ डिजेनरेसी क्या होती है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूं जो जिस स्टेटमेंट को, अभी आप अगर इसमें देखो, आप एन की वैल्यू कहां से क्या क्या रख सकते हो, एन एक्स की वैल्यू क्या रख सकते हो, पहले 1 रख सकते हो। एन वाई की वैल्यू क्या रख सकते हो, 1 रख सकते हो। मिनिमम वैल्यू, इससे कम पॉसिबल है क्या, मिनिमम जो एनर्जी आपसे बोलेगा, द मिनिमम एनर्जी ऑफ 2 डायमेंशनल हार्मोनिक, 2 डायमेंशनल 1 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स क्या होगी जरा बोले, एनएक्स और एनवाई की वैल्यू क्या आएगी, 1 1 आएगी। कैसे कम पॉसिबल है, द मिनिमम एनर्जी ऑफ 2 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स हैविंग, आपके पास लेंथ, हैविंग लेंथ आपके पास क्या जरा बोलो, ए एंड बी, तो उसकी एनर्जी कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आपके पास क्या लग दोगे, 2/a स्क्वायर, 1 आपके पास बी स्क्वायर। अब उसने बोल दिया कि ये जो बॉक्स है उसकी लेंथ है आपके पास ए है, दोनों में ए है। मतलब यहाँ पर क्या कर देगा मैं बता दूं, अब कहां पर चेंज करेगा ये भी बता देता हूँ। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना, ये जो बी, बी की जगह पे भी वो ए कर देगा एग्जाम में। तो इसका मतलब जो 2 डायमेंशनल बॉक्स है उसकी जो लेंथ है ए और बी में दोनों में क्या है जरा बोलो, सेम है। मैं तो जनरल बता रहा हूँ तो इसे अलग अलग लिख लिया, कोई दिक्कत, सुनना सब इस। अब क्या करना, देखो मिनिमम जो एनर्जी आएगी अगर यहाँ पर रखोगे तो आपके पास यहाँ कितना आ जाएगा जरा बोलो, एक आपका इस सिमिट्री, आप ऐसे बोल सकते हो, अगर ये ए और बी अगर दोनों सेम है, देन हमारे पास एनर्जी कितनी आ जाएगी, 1,1, जो मिनिमम एनर्जी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या जरा बोलो, 2 m स्क्वायर। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा, पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर। दिस इज द मिनिमम एनर्जी। और आपके पास 2 डायमेंशनल, आपको आपके पास क्या जरा बोलो, 1 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स। कोई प्रॉब्लम
देखिए इसी को हम ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनिमम एनर्जी को ग्राउंड स्टेट। अब कोई और, अब जरा सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मेरे इस क्वेश्चन का आंसर देना, आपको देना है आंसर, ठीक है? क्या और कोई वैल्यू पॉसिबल है एनएक्स और एनवाई की वैल्यू जिसकी वजह से मेरे को ये एनर्जी मिल जाए? बोलो। मैंने क्या बोला? इज देयर एनी वैल्यू ऑफ एनएक्स एंड एनवाई इज पॉसिबल सो दैट वी गेट अगेन आपके पास पाई स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम ए स्क्वायर। बोलो। क्या कोई और एन एक्स और एन वाई की वैल्यू ऐसे पॉसिबल है जिसकी वजह से मुझे ये वैल्यू मिल जाए? इक्वल एनर्जी स्टेट होता है क्या सर डिजनरेसी? बिल्कुल। ठीक है। वो स्टेट जिनके, वो स्टेट एन एक्स और एन वाई के स्टेट है। आपको किस स्टेट कैसे? ये देखो, सुनना, यहाँ लिखा ना एन एक्स एन वाई, ये वेव फंक्शन है। वेव फंक्शन अलग अलग आएंगे, यहाँ एन की वैल्यू अलग रखोगे, यहाँ एन की वैल्यू अलग रखोगे, तो वेव फंक्शन आएंगे हमारे पास, दो वेव फंक्शन आएंगे अलग अलग, उनका प्रोडक्ट करोगे आप। मैंने क्या बोला? हाँ, डिजनरेसी के ऊपर ही मैं बात कर रहा हूँ। मैं मेरे मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दो। मैंने कहा कि एनएक्स और एन वाई की वैल्यू क्या कोई पॉसिबल है जिसकी वजह से मुझे दोबारा यही एनर्जी मिल जाए? पॉसिबल है? पॉसिबल है ही नहीं, तो ये नॉन डिजनरेट है। मतलब सिर्फ एक ही एनएक्स और एन वाई की पॉसिबल है जो मेरे को ये मिलेगी। लेकिन अगर मैं बोलूँ ना अगली स्टेट क्या पॉसिबल है, यार देखो अगली स्टेट एनएक्स की वैल्यू आपके पास 1 हो सकती है और एन वाई की वैल्यू क्या हो सकती है? 2 हो सकती है। मैं यहाँ कहाँ चले गया? मैंने आपको बताया कि हम टू डायमेंशनल आपके पास क्या डिस्कस कर रहे हैं, जरा बोलो। पोटेंशियल बॉक्स। एन जो स्टार्ट होता है 1 से बड़ा होता है, एन से छोटा नहीं होता है पोटेंशियल बॉक्स में। तो एन की वैल्यू मिनिमम 1 हो सकती है और एन वाई की वैल्यू 1 हो सकती है। तो वो जो मिनिमम एनर्जी मिलेगी वो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होगी। और हमारे पास कितनी होती है, जरा बोलो? पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम ए स्क्वायर। इसकी और वैल्यूज कोई पॉसिबल नहीं है। आप एनएक्स और एनवाई की वैल्यू जीरो रख नहीं सकते हो। अब एन की वैल्यू जो आएगी बड़ी आएगी। पॉइंट में रख नहीं सकते हो क्योंकि आपके पास वो क्या इंटीग्रल नंबर होते हैं। अब क्या मुझे बताओ, जब आप यहाँ देखो, जब आप बॉक्स की लेंथ इक्वल कर दो तो ही डिजनरेसी आती है, ध्यान में रखो। तभी हमें आपके पास क्या मिलती है, जरा बोलो? सेम डिफरेंट आइगन फंक्शन के करस्पॉन्डिंग सेम एनर्जी मिलती है, तो उसको बोलते हैं डिजनरेसी। मैंने क्या बोला? डिफरेंट आइगन फंक्शन के करस्पॉन्डिंग अगर हमें सेम, अगर आपके पास एनर्जी मिलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जरा बोलो? डिजनरेसी बोलते हैं। यहां अगर आप देखोगे ना 1 और 2 और 2 1 1 2 और 2 1 में अगर आप देखोगे ना, यहाँ वैल्यू रखो 1 2 और 2 1, क्या एनर्जी सेम है? नहीं। और आइगन फंक्शन कितने? दो हैं। आपको कुछ आइगन फंक्शन दो कैसे हैं? देखो, यहाँ 1 रखोगे, यहाँ 2 रखोगे, तो यहाँ यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा। और यहाँ फिर 2 रखोगे, यहाँ 1 आएगा, तो यहाँ 2 आएगा, फिर 1 आएगा। तो हमारे पास दो आइगन फंक्शन है अलग अलग, लेकिन एनर्जी कैसी है, जरा बोलो? सेम है। तो भाई इसका मतलब क्या है, जरा बोलो? इसका मतलब दो हमारे पास ऐसी सिचुएशन है जिसमें एनर्जी हमको सेम देखने को मिल रही है, यानी कि हमारे पास दो स्टेट है पॉसिबल है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? डिजनरेसी बोलते हैं। डिजनरेसी क्या होती है? इफ एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन स्टेट इज सेम, देन आपका दीज स्टेट आर कॉल्ड आइगन स्टेट, दीज स्टेट आर कॉल्ड डिजनरेट स्टेट। उनको हम क्या बोलते हैं, जरा बोलो? डिजनरेट स्टेट। मेरी बात क्लियर हुई? डिजनरेसी क्या है? यहाँ डिजनरेसी क्यों है? क्योंकि दो आपके पास स्टेट ऐसे हैं जिनमें एनर्जी क्या है, जरा बोलो? सेम है। चले? यस और नो? टू फोल्ड डिजनरेट बोलते हैं इसलिए। ये भी बोल सकता है कि जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है वो कितनी डिजनरेट होती है, डिजनरेसी बताइए। ठीक है, चलो। बाकी ये टू टू, अच्छा 2 2 का कोई और केस होगा, जरा देखो। सेकंड एक्साइटेड स्टेट नॉन डिजनरेट है फिर से, क्यों? क्योंकि एनएक्स और एनवाई की वैल्यू जब आप 2 2 रखोगे ना, हमें फिर और कोई वैल्यू मिलेगी नहीं जिसपे दोबारा यही एनर्जी मिल जाए फिर से। एनएक्स की वैल्यू 2 रखो, एनवाई की वैल्यू 2 रखो, कोई और वैल्यू पॉसिबल है जिसकी वजह से फिर से ये एनर्जी मिल जाए? एनएक्स और एनवाई की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं होगी। आप कोई बताओ कोई वैल्यू जिसपे दोबारा ये एनर्जी आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास दे रहा, देखो 1 3 3 1, फिर से इसमें एनर्जी कैसी आएगी, जरा बोलो? सेम आएगी। फिर से वो कैसी है? टू फोल्ड डिजनरेट है। टू फोल्ड डिजनरेट मतलब दो आइगन फंक्शन के करस्पॉन्डिंग सेम एनर्जी है। ठीक है, मतलब एक एनर्जी स्टेट को इंडिकेट करने के लिए दो वेव फंक्शन, आप ऐसा बोल सकते हो। तो डिजनरेसी है। ठीक है, यानी कि स्टेट क्या करगी, जरा बोलो? डिजनरेट करगी। यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो ओवरलैप्ड करगी, आप ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा बताओ तो। अब जरा देखो, अब 3 डायमेंशन के लिए बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर लेते हैं? 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन के बारे में अगर हम बात करें, एनर्जी आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन फॉर 3 डायमेंशन, इसको भी बता देते हैं। 3 डायमेंशन इनफाइनाइट पोटेंशियल जो बॉक्स होता है ना, उसकी लेंथ आपके पास क्या होगी? अब 0 से ए में जाएगी, 0 से बी में जाएगी, 0 से सी में जाएगी, जेड भी इंक्लूड हो जाएगा। वेव फंक्शन क्या आएगा? सभी का प्रोडक्ट आएगा, और 3 को रख देंगे। मैंने कहा इसमें डिजनरेशन नहीं आ सकती, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सब अलग अलग आएंगे। एनर्जी आपके पास सब अलग अलग आएगी। क्यों? आप एनर्जी निकाल कर रखिएगा, इसमें आपका डिजनरेशन नहीं आएगी। डिजनरेशन कब आएगी? जब आप ए बी इक्वल टू सी रखोगे, ये रखोगे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी रखोगे, तभी डिजनरेशन आएगी। अब जरा देखो देखो,
अगर इसमें एनएक्स एनवाई एनजेड अगर 1 1 1 रखोगे तो नॉर्मल सी बात है, वो कौन सी वैल्यू की मिनिमम वैल्यू होगी। इसमें डिजनरेसी नहीं आ सकती भाई, क्यों नहीं आ सकती, अरे एबीसी तो अलग अलग है ना, कहां से डिजनरेसी आएगी। लेकिन इसमें आ सकती है, जरा देखो, जब आप एनएक्स की वैल्यू 1 रखोगे, एनवाई की वैल्यू 1 रखोगे, एनजेड की वैल्यू 1 रखोगे, ये मिनिमम एनर्जी है नहीं है। एक 3 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स में एक जो पार्टिकल होता है उसकी जो मिनिमम एनर्जी हो सकती है, कितनी एनर्जी हो सकती है, अगर किसी ने पूछा आपसे, क्या बोलोगे, 3 पाई स्क्वायर एच डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एम स्क्वायर। करना क्या, कुछ नहीं करना, देखो उसमें एनएक्स स्क्वायर प्लस एनवाई स्क्वायर लिखना है। आप ऐसे समझ लो, एन इज रिप्लेस बाय 2 डायमेंशन में, किससे रिप्लेस होना है, एन एक्स स्क्वायर एनवाई स्क्वायर, किसके लिए, क्यूबिक स्क्वायर पोटेंशियल बॉक्स के लिए, स्क्वायर पोटेंशियल बॉक्स के लिए। क्यूबिक के लिए इसी को एन को रिप्लेस कर देना, एन स्क्वायर को रिप्लेस कर देना है एन वाई एन जेड स्क्वायर से, इससे, ये ध्यान रखिएगा। किसके लिए, क्यूबिक के लिए, स्क्वायर के लिए किससे, एन 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 एक्स स्क्वायर एन वाई स्क्वायर। अच्छा बताओ तो, यहाँ से एन एक्स एन वाई एनजेड की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है, 1 1 1, तो उसमें जो मिनिमम मिनिमम एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, 3 पाई स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 m a स्क्वायर, दिस इज द मिनिमम एनर्जी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब डिजनरेसी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, जरा देखो, देखो डिजनरेसी के लिए पूरा मैंने वो बना रखा। 1 1 1 रखोगे तो ग्राउंड स्टेट है, नॉन डिजनरेटेड, ऑलरेडी आपको पता है कि कोई एन की एन एक्स एन वाई एन जेड की कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है दोबारा जो यही एनर्जी दे दे। अब जरा देखो, अब दूसरे के लिए हम अब अगला क्या कर सकते हैं, एनएक्स की वैल्यू क्या कर सकते हैं, अगली बार में बोलो, एनएक्स की वैल्यू क्या कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, एनवाई की वैल्यू क्या कर सकते हैं, 1, और एनजेड की वैल्यू क्या कर सकते हैं, 1। एनर्जी सेम आएगी, नहीं आएगी, ग्राउंड स्टेट से डिफरेंट आएगी, वो ये एनर्जी है भाई। अब आपको सर आप ऐसा भी तो कर सकते हैं, एनएक्स इक्वल टू 1, एनवाई इक्वल टू 2 और एनजेड इक्वल टू क्या, जरा बोलो, 1। तभी तो एनर्जी सेम आएगी, बिल्कुल सेम आएगी, रख दो, क्यों, क्योंकि एनर्जी की वैल्यू क्या है, एनएक्स स्क्वायर एनवाई स्क्वायर और एनजेड स्क्वायर डिवाइडेड इनटू हमारे पास क्या, जरा बोलो, पाई स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या, 2 m स्क्वायर। अब तीसरा क्या हो सकता है, आप कहोगे सर एनएक्स इक्वल टू 1, एनवाई इक्वल टू 1 और एनजेड इक्वल टू 1 भी तो, 2 भी तो हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटी टू अचीव क्या, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो हमारे पास, यानी कि आपके पास 3 वेव फंक्शन के करस्पॉन्डिंग एनर्जी सेम है, तो इसका मतलब ये जो आपको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये 3 फोल्ड डिजनरेट है। समझ में आ गया, आगे बढ़े। इस पीडीएफ को निकाल लेना, प्रिंट आउट करा लेना और पढ़ लेना, ठीक है। 1 डायमेंशन हार्मोन, ऐसा नहीं कि मैं सब पहले पढ़ाया नहीं, बस ये वाला पार्ट नहीं पढ़ाया हूँ, कौन सा, ये वाला 2 डायमेंशनल, और आपके पास ये करके, इसमें कुछ है नहीं वैसे भी, ठीक है, पुराना ही है सब, और वो इसमें इतना कोई डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है। यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं आता, ठीक है, इनके लिए ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, समझ के निकालने पड़ेंगे, ठीक है। अब जरा देखो, 1 डायमेंशन आपके पास हार्मोनिक ऑसिलेटर, 1 डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर आपको बताया क्या, जिसकी आपको एनर्जी क्या होती है, जरा बोलो, हाफ एक्स स्क्वायर, उसको क्या बोलते हैं, 1 डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर। वीएक्स जो होता है, ध्यान में रखिएगा, वीएक्स प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। वो कोई भी जो जिसकी पोटेंशियल एनर्जी एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शन में आएगी उसको बोलते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर। लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर इसलिए बोलेंगे क्योंकि एक्स पर ही डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर वाई स्क्वायर भी लिख दिया जाए तो फिर आपके पास वो लीनियर आपके पास नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो ये वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन आपको बताइए यार, ये हर्माइट पॉलिनोमियल से निकाला जाता है, और ये हर्माइट पॉलिनोमियल की जो रोडीग्राफ फॉर्मूला होता था उसी के जैसा आ रहा, कुछ आ रहा, नहीं आ रहा, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। अल्फा की वैल्यू क्या थी, एम की वैल्यू क्या थी, बताइए। ये ध्यान में, अच्छा एक बात बताऊं, अच्छा इस वेव फंक्शन को, ये ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर टाइप के जो वेव फंक्शन होते हैं, ई की पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर, इनको क्या बोलते हैं, गॉसियन वेव फंक्शन बोलते हैं, पता नहीं, पता है क्या बोलते हैं, गॉसियन वेव फंक्शन। ये ध्यान में रखिएगा, जो आपसे कई बार बोलेगा बोलेगा क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, जो हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसके जो वेव फंक्शन होते हैं उसमें उसको हर स्टेट के वेव फंक्शन में गॉसियन वेव फंक्शन होता है। जो हर वेव फंक्शन है ना, कोई भी ग्राउंड स्टेट का बोलूं या एक्साइटेड स्टेट का वेव फंक्शन बोलूं, ये जितने भी हमारे पास क्या, जरा बोलो, जितने भी हमारा वेव फंक्शन है, इट इज कंटेन गॉसियन वेव फंक्शन। ये गॉसियन वेव फंक्शन होता है, पता नहीं, पता है, माइनस का अल्फा एक्स स्क्वायर आपके पास अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, इट इज ऑलवेज कंटेन आपके पास क्या रहा, जरा बोलो, गॉसियन वेव फंक्शन। ठीक, पता होना चाहिए यार, सब पता है आपको, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सब आपको करा रखा है। एन की वैल्यू आपके पास क्या होती है, एन प्लस आपके पास हाफ एच कट ओमेगा, ठीक है, एन प्लस आपके पास हाफ एच कट ओमेगा। एनर्जी लेवल इक्वली स्पेस्ड होते हैं, पता ही है, एनर्जी लेवल क्या होते हैं, जरा बोलो, इक्वली स्पेस्ड होते हैं, ठीक है।
एनर्जी लेवल इक्वली स्पेस्ड होते हैं। अच्छा एक और बात बता देता हूँ मैं, है इसमें मेंशन है क्या? नहीं है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, वेव फंक्शन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर इवन फॉर इवन वैल्यूज ऑफ एन और ऑड फॉर ऑड वैल्यूज ऑफ एन, ये तो मैंने लिखाया होगा, मैंने लिखा है कि आप इसे को खुद ही देख लो। यहाँ पर देखो, ये आया वेव वेव फंक्शन, ये एन की वैल्यू जीरो इवन है तो इवन वेव फंक्शन है, एन की वैल्यू आपके पास वन आई तो ऑड हो गया वेव फंक्शन, एक्स आ गया है, एक्स आ गया, एक्स की वैल्यू आपके पास माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है ऑड हो गया। एनर्जी लेवल ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर आर इक्वली स्पेस्ड। ठीक है, नेक्स्ट टू डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, इसमें एक्स और वाई दोनों इंक्लूड हो जाएंगे, जैसे कि अभी मैंने उसमें बताया, किसमें किसमें बताया बोलो, अभी हमने पोटेंशियल बॉक्स में बताया, सेम वाई भी आ जाएगा इंक्लूड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। वेव फंक्शन क्या आएगा, एक्स के लिए वेव फंक्शन अलग आएगा, वाई के लिए वेव फंक्शन अलग आएगा, दोनों का प्रोडक्ट कर दिया जाएगा, दोनों का क्या कर दिया जाएगा, प्रोडक्ट। ठीक, एनर्जी कैसे निकाली जाएगी बोलोगे, एनर्जी तो हमारे पास नॉर्मल सी बात है, एक्स वाले के लिए, ठीक है, जब एक्स में मोशन होगा तो उसका करस्पॉन्डिंग कितनी आ जाएगी, एनएक्स आ जाएगी, क्या आ जाएगी, एनएक्स हाफ एच कट ओमेगा, क्योंकि इन जनरल एनर्जी क्या होती है, हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो एनर्जी होती है वो ऑलरेडी आपने लिखी हुई है, कहां पर, ये लिखी हुई है एनर्जी, ये एन प्लस हाफ एच कट मेगा, एन प्लस हाफ एच कट मेगा। ठीक है, यहाँ पर एक और बताऊं मैं तुम्हें, वैसे टू एन प्लस थ्री बाई टू, एक होता है ट्रंकेड, ठीक है, ट्रंकेड हार्मोनिक ऑसिलेटर, सुना है नाम कभी, ट्रंकेड हार्मोनिक ऑसिलेटर। ट्रंकेड हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ये हार्मोनिक ऑसिलेटर कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ, देखो। ये एक्स होता है, वाई होता है, ऐसा हार्मोनिक ऑसिलेटर जिसको जो जिसका पोटेंशियल एक्स ग्रेटर देन जीरो में एक्स एग्जिस्ट करता है, एक्स से ग्रेटर देन जीरो में तो वेव फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा, लेकिन एक्स से लेस देन जीरो में, ये एक्स एक्स से लेस देन जीरो में आपके पास जरा देखो वेव फंक्शन नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, एक्स इज ग्रेटर देन में तो हाफ के एक्स स्क्वायर है पोटेंशियल एनर्जी, मेरी बात को सुनना, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो है, ऐसे को बोलते हैं ट्रंकेट हार्मोनिक ऑसिलेटर। और इसकी जो एनर्जी होती है वो भी मैं बता देता हूँ, टू एन प्लस थ्री बाई टू एच का ओमेगा, ठीक है, एच का ओमेगा, दिस इज द एनर्जी आइगन वैल्यू ऑफ, क्या जरा बोलो, ट्रंकेट हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, ट्रंकेट हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, एन की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, जीरो वन टू थ्री से ऐसे करके, एन की वैल्यू जीरो रखोगे थ्री बाई टू आएगा, एन की वैल्यू वन रखोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सेवन बाई टू एच का ओमेगा। सारी वैल्यूज नहीं आती है, ध्यान में रखिएगा, ये ट्रंकेट हार्मोनिक ऑसिलेटर है, समझ पाए। ट्रंकेट हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, जिसकी एनर्जी आपके पास पोटेंशियल कहाँ एग्जिस्ट करता है, चलो बोलो, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो के लिए, लेस देन जीरो के लिए कितना होता है, जीरो, ध्यान में रहेगा, बोलो यस और नो। ठीक है, आपको ऐसा तो नहीं हो रहा कि मतलब ये बहुत ज्यादा बर्डन हो गया यार, इतना सारा फिर से याद करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं हो रहा, या फिर ऐसा है कि यार तो चीजें तो वही हैं, केवल मेरे को रिकैप, मेरे को रिकॉल करनी है करके, बर्डन हो रहा है तो फिर मैं नहीं कराऊंगा, खाली जबरदस्ती बर्डन भी करना सही नहीं है ना। ठीक है, ये सब आपने देख रखा है ना, मैं खाली रिकॉल करा रहा हूं आपको, उसमें कुछ चीजें ऐड भी कर दे रहा हूँ सो दैट कुछ छूटे ना। ठीक है, जैसे मैंने ट्रंकेट हार्मोनिक ऑसिलेटर बता दिया है, और ये पता होना चाहिए, मतलब उसी के भाग, उसी का मान लो एक स्पेशल केस है हार्मोनिक ऑसिलेटर का, ये हार्मोन आपको किसे इसमें क्या डिफरेंस है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत, देखो, अब यहां पर एक बात बता देता हूं मैं आपको, थोड़ा बहुत ये ध्यान में रखिएगा, मैं यहां पर था, कहां पर था, यहां पर था लास्ट में, एन एक्स हमारे पास ये है, एन वाई हमारे पास ये है, दोनों को ऐड कर दोगे हाफ और हाफ वन हो जाएंगे, एच का ओमेगा दोनों में से बाहर आ गया, तो एनर्जी हमारे पास कितनी आती है, एन एक्स प्लस एन वाई प्लस वन एच का ओमेगा, दिस इज द एनर्जी ऑफ टू डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ऑफ टू डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी कितनी होती है जरा बोलो, टू डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी होती है एन एक्स प्लस एन वाई प्लस वन एच का ओमेगा, दिस इज एनर्जी ऑफ टू डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब जरा सुनना, ये तो एनर्जी है, अब डिजनरेसी कितनी होती है अगर आपसे कोई, और एन की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, यहाँ पर देखो देखो, यहाँ ये मेन ये पता होना चाहिए, यहाँ एन की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, मिनिमम एन की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, जीरो वन टू थ्री अप टू सो वन,
एन इक्वल टू जीरो पे क्या होता है, ग्राउंड स्टेट। एन इक्वल टू ये क्या है हमारे पास, ये जो एन इक्वल टू ये जीरो है, ये एन इक्वल टू हमारे पास वन है, ये एन इक्वल टू हमारे पास टू है, ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड स्टेट। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये हमारे पास सेकंड एक्साइटेड स्टेट है। ये समझ में आना चाहिए। पार्टिकल इन अ बॉक्स में एन की वैल्यू वन से स्टार्ट होती है, हार्मोनिक ऑसिलेटर में एन की वैल्यू जीरो से स्टार्ट होती है, ठीक है। ट्रंकेट में भी जीरो से स्टार्ट होती है, बट टू एन प्लस थ्री बाई टू एच कट ओमेगा है, ठीक है। समझ में आया। थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अच्छा ये डिजनरेसी, हाँ डिजनरेसी के ऊपर हम बात कर रहे थे। डिजनरेसी क्या है करके, डिजनरेसी है एन प्लस वन। वट इज एन प्लस वन? एन की एन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एन की वैल्यू आपको भाई समझ में आने, जीरो वन टू थ्री फोर है। जैसे एन की वैल्यू जब जीरो होगी, पहले के लिए मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में अगले वाले पेज में बताता हूँ। जरा देखो डिटेल में, कहां पर, ये आप, ये जो है, ये जरा देखो, ये फिर से मैंने इधर, ये टू डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, फिर से ये मैंने एक पेज ऐसे डाल रखा है क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन थी। यहाँ पर फिर से टू डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर डिटेल में डाल रखा, जरा देखो। ये वेव फंक्शन है, ये सब कुछ ये है। अब जरा देखो, मैं यहाँ पर पूरा इस चीज को डिस्क्राइब कर दिया हूँ, किसको, कैसे है करके। एन प्लस वन कैसे आ रहा है, ये कैसे आ रहा है करके, ये डाल रखा है मैंने, कहाँ गया वो, ये कैसे आ रहा है। देखो अगर आप लिखो देखोगे ना, यानी कि ग्राउंड स्टेट के लिए, किसके लिए जरा बोलो, ग्राउंड स्टेट के लिए। तो ग्राउंड स्टेट के लिए एन की दोनों की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, दोनों के लिए मिनिमम वैल्यू एन एक्स और एन वाई की वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। वहां कितनी होती है, वन वन। समझ में आ रहा है कुछ। तो जीरो जीरो करोगे तो मिनिमम जो एनर्जी आएगी एक टू डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर कितनी आएगी जरा बोलो, एच कट ओमेगा। आपसे एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी ऑफ टू डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर, कितना लिखोगे जरा बोलो, एच कट ओमेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। एन एक्स प्लस एन वाई एच कट ओमेगा, तो एन एक्स और एन एक्स वाई की मिनिमम वैल्यू हो सकती है जीरो। और वो डिजेनरेट नॉन और नॉन डिजेनरेट है। नॉन डिजेनरेट मतलब कोई ऐसी दूसरी एनएक्स और एनवाई की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है जिस पे दोबारा ये एनर्जी मिल जाए। दूसरा, अगला क्या हो सकता है जरा देखो, अगली एनर्जी जो आएगी, एनएक्स की वैल्यू आप वन कर सकते हैं, एनवाई की वैल्यू जीरो कर सकते हैं। मिनिमम जो है, या तो एनएक्स की वैल्यू जीरो कर सकते हैं, एनवाई की वैल्यू वन कर सकते हैं। इस पे तो सेम ही आएगी वैल्यू। जरा यहाँ रखो तो फिर से हमारे पास कितना आएगा जरा बोलो, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, टू एच कट ओमेगा आ जाएगी, आएगी। अब हमारे पास दो ऐसे स्टेट हैं जिसपे एनर्जी सेम है, तो इसका मतलब आपका टू फोल्ड डिजेनरेसी है। कितनी है, टू फोल्ड डिजेनरेसी है। ऐसी जब मैं कहां चले जाऊंगा जरा बोलो, जब हम चले जाएंगे नॉर्मल सी बात आपका थर्ड स्टेट में, तो एन की वैल्यू हमारे पास अगली एन की वैल्यू क्या हो सकती है, वन। और एन वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी हो सकती है जरा बोलो, एन वाई की वैल्यू क्या हो सकती है, वन। पहला, अभी तो सब ये जीरो 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 वन चल रहा था। एन एक्स की वैल्यू हमने आपके पास कितनी कर दी जरा बोलो, जीरो। एन वाई की वैल्यू टू कर दी, तब भी टू ही आएगा। एन एक्स की वैल्यू हमने टू कर दी और एन वाई की वैल्यू कितनी कर दी जरा बोलो, टू। इन सभी केसेस में जो एनर्जी हमें देखने को मिलती है, थ्री एच कट ओमेगा। यहाँ वैल्यू रखो, यहाँ वैल्यू रखो, इन सबकी वैल्यू थ्री एच कट ओमेगा आ रही होगी। इसका मतलब मेरे पास थ्री फोल्ड डिजेनरेसी है, कब, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में। अब जरा देखो, हम बोल रहे हैं ग्राउंड स्टेट नॉन डिजेनरेट थी, मतलब समझ पा रहे हो, ग्राउंड स्टेट क्या थी, नॉन डिजेनरेट। इसके लिए ग्राउंड स्टेट के लिए एन की वैल्यू कितनी, जीरो। इसके लिए कितनी, वन। इसके लिए आपके एन की वैल्यू कितनी जरा बोलो, टू। इसके लिए एन की वैल्यू कितनी जरा बोलो, थ्री। अब जरा देखो, ग्राउंड स्टेट, यहां पर मैं एन की वैल्यू क्या रखूंगा, जीरो रखूंगा, तो डिजेनरेसी कितनी आएगी, एक। मतलब आपका कोई डिजेनरेसी नहीं है। समझ में आई बात। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए एन की वैल्यू कितनी आएगी, वन। तो एन प्लस वन करोगे कितनी डिजेनरेसी आएगी जरा बोलो, टू डिजेनरेसी आएगी। एन की वैल्यू यहाँ आपके पास क्या करोगे जरा बोलो, टू करोगे। इस सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए टू करोगे, तो टू प्लस वन, थ्री फोल्ड डिजेनरेसी। यहाँ अब अगर मान लो आपसे बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, सेवंथ एक्साइटेड स्टेट के लिए, सेवंथ के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ सेवन रखोगे, प्लस वन करोगे तो एट फोल्ड डिजेनरेसी आएगी। कितनी आएगी, एट फोल्ड डिजेनरेसी आएगी। दिस इज द फॉर्मूला, शॉर्टकट फॉर्मूला टू फाइंड डिजेनरेसी इन टू डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, वेयर एन इज आपके पास क्या, एन क्या है जरा बोलो, स्टेट है। फर्स्ट एक्साइटेज, सेकंड एक्साइटेज, थर्ड एक्साइटेज स्टेट, ठीक है। एन के लिए ग्राउंड स्टेट के लिए कितनी होगी, जीरो। मेरी बात आपको समझ में आई। चलो सुनना, नेक्स्ट, ठीक है। इसी तरीके से देखो, थ्री डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर भी डिस्कस कर लेते हैं। कुछ नहीं करना होगा, एक्स वाई जेड तीनों इंक्लूड जाएंगे, एक्स भी इंक्लूड जाएगा, वाई भी इंक्लूड जाएगा, जेड भी इंक्लूड जाएगा। तो तीनों में से हाफ हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वेव फंक्शन तीनों का एक प्रोडक्ट होगा, तो वेव फंक्शन तीनों का प्रोडक्ट है।
एनर्जी के लिए तीनों का nx हाफ है h कट ओमेगा, ny आपका h कट ओमेगा, n हाफ h कट ओमेगा, nx प्लस ny प्लस nz हाफ हाफ हाफ, हाफ यहाँ से आएगा, हाफ यहाँ से आएगा, हाफ यहाँ से आएगा, 3/2 h कट ओमेगा। दिस इज द एनर्जी ऑफ nx प्लस ny प्लस nz प्लस हाफ 3/2 h कट ओमेगा। दिस इज द एनर्जी ऑफ, उसको समझो, ठीक है। ये ध्यान में रखो कि एक स्टेट के क्रॉसवाइंडिंग n प्लस हाफ h कट ओमेगा होती है, बस हो गया। ऐड कर लो तीन के लिए, तीन को ले आप ऐड कर लो, nx प्लस ny प्लस nz आपको h कट ओमेगा आ जाएगा, ठीक। अब यहां पर अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, जरा देखो n की वैल्यू, देखो n की वैल्यू अगर मैं बात करूं n की, जब nx ny nz की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है, मिनिमम हो सकती है। आप ऐसे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा पता है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, क्या आएगा एग्जाम में क्वेश्चन, मेरी क्वेश्चन को समझना, लिख भी लेना अपने, ठीक है, अपने लिए। व्हाट इज द मिनिमम, मिनिमम एनर्जी ऑफ 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, हार्मोनिक ऑसिलेटर कितनी होती है इसकी मिनिमम ऑसिलेटर, इसकी एनर्जी, इसकी मिनिमम कितनी एनर्जी होती है, मिनिमम एनर्जी तब होगी जब nx ny nz की वैल्यू मिनिमम होगी, और वो कब हो सकता है, जब nx की वैल्यू 0, ny की वैल्यू 0 और nz की वैल्यू 0, और उस समय कितना आ जाएगा हमारे पास, एनर्जी कितनी आ जाएगी, इधर बोलो 3/2 h कट ओमेगा। व्हाट इज द टू डायमेंशन में बोले तो nx और ny की वैल्यू 0 कर दोगे तो तुम्हारे पास h कट ओमेगा आ जाएगी, यहाँ पर अभी लिखा था मैंने, ये nx और ये h कट ओमेगा, ये nx और ny की वैल्यू 0 करोगे तो h कट ओमेगा आ जाएगा। ऐसी वन डायमेंशन में बोलो तो वन डायमेंशन हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ h कट ओमेगा आ जाएगा, ये कहाँ जाओ, ये n के लिए 0 कर दोगे तो हाफ h कट ओमेगा आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। अब सुनना आगे। अब देखो आपसे ऐसे भी हो सकता है, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि मेरे पास एन की वैल्यू मिनिमम क्या हो सकती है, देखो एन की वैल्यू पहले 0 हो सकती है, एनएक्स की वैल्यू फिर 1 हो सकती है, ऐसे करके एन वाई की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, तो इसके तीन केस हो सकते हैं, फिर ये 0 1 0 और ये 0 0 1, ये तीन वैल्यू हो सकते हैं, एनएक्स एनवाई और एनजेड की, एनएक्स एनवाई और एनजेड की वैल्यू तीन हो सकती है। तो यहाँ से 0 0 अगर मैं यहाँ रखूंगा, 0 0 1 रखूंगा, 3/2 h कट ओमेगा, ये यहाँ 1 रखूंगा तो 5/2 h कट ओमेगा आएगा। नेक्स्ट तो वैल्यू यही पॉसिबल होंगे ना जो एनर्जी देंगे हमको, तो ये क्या है कि 5 h कट ओमेगा आ जाएगी, थ्री फोल्ड डिजेनरेसी है। अगले वाले में अगर बात करोगे तो अगले वाले में 1 1 कर दो, तो 1 1 करने के बहुत सारे तरीके होंगे, तीन तो 1 1 1 1 1 1 करके ऐसे आ जाएंगे, और 2,0 2,0 आ जाएगा, 0,2,0 आ जाएगा, और नेक्स्ट आ जाएगा 0,0,2, क्योंकि 2 बनाना है, तो हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा जरा बोलो, ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितनी है, 7 आपके पास, ये आपका 6 6 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 6 आ रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप इस बात को अगर समझ पा रहे हैं तो क्या है जरा बोलो, ये 6 फोल्ड डिजेनरेसी है, और एनर्जी जो है आपके पास सेकंड एक्साइटेड स्टेट की कितनी है जरा बोलो, 7 h ओमेगा। डिजेनरेसी कितनी है हमारे पास, n+1 डिवाइडेड बाई 2, n+1 डिवाइडेड बाई 2। अब आपको बोलेगा क्या, मैं आपको बताता हूँ, सुनना, मेरे मेरे क्वेश्चन का आंसर देना। n क्या है, n की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, यहाँ n की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है, ध्यान में रखना भाई, 0 1 2 3 अप टू 7। n की वैल्यू 0 किसके लिए होगी जरा बोलो, n की वैल्यू 0 किसके लिए होगी जरा बोलो, ग्राउंड स्टेट के लिए, या फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए भी बोल सकते हो आप, ठीक है। n की वैल्यू आपके पास 2 क्या होगी, सेकंड एनर्जी लेवल के लिए, ये थर्ड एनर्जी लेवल के लिए। मैं आपसे बोला व्हाट इज द डिजेनरेसी ऑफ, मैंने बोला व्हाट इज द डिजेनरेसी ऑफ सेकंड एनर्जी लेवल ऑफ 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। मैंने बोला सेकेंड एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, ठीक है। सेकेंड एनर्जी लेवल के लिए अगर मैं बात करूं तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी जरा बोलो, एन की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये हमारा फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये आपका सेकेंड एनर्जी लेवल है, एन की वैल्यू कितनी आएगी 1। ये मेरी बात, एनर्जी लेवल अलग होता है, एक्साइटेड स्टेट अलग होती है। अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि अगर मैं बोलूं व्हाट इज द डिजेनरेसी ऑफ, अगर मैंने बोलो सेकेंड एनर्जी लेवल, तो यहाँ कितना आएगा, एन की वैल्यू कितनी आएगी सेकेंड एनर्जी लेवल के लिए जरा बोलो, कितनी आएगी जरा बोलो, 1 आएगी। क्यों, फर्स्ट एनर्जी लेवल क्या होता है, n = 0 पर होता है। अगर ये बस सेकेंड, तब डिजेनरेसी कितनी आएगी, 1+1 और 1+2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 आएगी डिजेनरेसी, कितनी आएगी 3, और है भी जरा देखो 3 डिजेनरेसी है, नहीं है, ये है। अगर मैं बोल दूं व्हाट इज द डिजेनरेसी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, अगर ये बोल दूं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ भी, पहले ग्राउंड स्टेट होगी आपके पास, ग्राउंड स्टेट आपके पास कितना आएगा, n = 0 पर आएगा, इस फॉर्मूले n = 0 पे ग्राउंड स्टेट आएगा, फिर n = 1 पे एक्साइटेड, फर्स्ट एक्साइटेड से n = 2 पे सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, नहीं ये ग्राउंड स्टेट है,
फर्स्ट एक्स रेट इज सेकंड एक्स रेट इज, तो इनकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2+1 डिवाइडेड बाई 2 2+2 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया 3 इंटू हमारे पास कितना आ गया 2, तो कितना आ गया 6। ठीक है, देखो 6 आ रहा नहीं आ रहा। अब थोड़ा बहुत मैं आपको ये भी बड़ा पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो थोड़ा बहुत कुछ चीजें पढ़ा दे रहा हूँ, आपकी इच्छा होगी तो पढ़ लेना, नहीं होगी तो देख लेना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन क्वांटम, आपके पास मैकेनिक्स बोला, क्वांटम मैकेनिक्स, हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो एनर्जी मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है 84% होती है। ये मैंने आपको पहले से बता रखा है, कितना होती है 84% होती है। और हाइड्रोजन एटम में कितनी होती है, सिमिलरली हाइड्रोजन एटम में कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन मिलने की जो फर्स्ट बोर ऑर्बिट मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है जरा बोलो। ये होती है हमारे पास 32%। ठीक है, देखो हमारे पास क्या होता है कि दो ऑपरेटर हम डिफाइन करते हैं, एक लोअरिंग और राइजिंग ऑपरेटर विद द हेल्प ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑपरेटर, विद द हेल्प ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑपरेटर। इसको बोलते हैं आपका लोअरिंग ऑपरेटर, इसको बोलते हैं आपका रेजिंग ऑपरेटर बोलते हैं। एक ऐप को हम बोलते हैं लोअरिंग, एक ऐप ड्रैगर को बोलते हैं, क्योंकि स्टेट में स्टेट बढ़ा देता है, स्टेट को डाउन कर देता है, स्टेट को बढ़ा देता है। कैसे करता है जरा देखो, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ भी दिखा देंगे तुम्हें, ठीक है। देखो लोअरिंग और रेजिंग ऑपरेटर के फॉर्म में जो एनर्जी होती है ना हार्मोनिक ऑसिलेटर की, कुछ इस तरीके से दी जाती है, एन प्लस, ये आपके पास ए ड्रैगर ए हाफ एच कट ओमेगा। ठीक है, तो यहां से आपको एन की वैल्यू पता चल गई कि ये एन क्या आ रहा है करके, एन ही हमारे पास ये है, इसको नंबर ऑपरेटर भी बोलते हैं। हमने कुछ नहीं करना है आपको, जो हम कर क्या रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, एनर्जी को हम नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं। किस फॉर्म में कर रहे हैं, क्वांटम नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं। और नंबर ऑपरेटर क्या होता है, नंबर ऑपरेटर आपके पास जब भी किसी स्टेट के ऊपर लगता है, कोई एन स्टेट के ऊपर लग रहा है, तो ये एन इंटू आपके पास एन कैप के फॉर्म में लिखा जाता है, ये है नंबर ऑपरेटर। उसी स्टेट का नंबर देता है और उसके करस्पॉन्डिंग स्टेट आएगी, आइगन वैल्यू, और आपके पास ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये हमारा नंबर ऑपरेटर है। ठीक, ये समझ में आना चाहिए। देखो यहाँ पर उल्टा लिखा है, ये ए ड्रैगर ए कैप है, और यहाँ ये उल्टा लिखा है, जरा अच्छे से देख लो इसको, ये देख लो, ये क्या है, ए कैप ए ड्रैगर है, तो माइनस हाफ एच कट ओमेगा होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और यहां से अगर आपके पास दोनों के लिए अगर रिलेशन निकालोगे, तो आपको मिल जाएगा, दोनों को इक्वल कर दो, यहाँ से रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। तो रिलेशन क्या आएगा हमारे पास, ए कैप ड्रैगर जो आएगा वो कितना आएगा, एन कैप प्लस 1। इन दोनों हैमिल्टोनियन को इक्वल कर दो, एच का ओमेगा से एच का ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ हाफ 1 हो जाएगा, एक तरफ जाएगा। और एन ए कैप, ये ए कैप ड्रैगर ए कैप को लिख देना एन, रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, कम्यूटेशन अलजेब्रा क्या होती है इनकी, कम्यूटेशन अलजेब्रा लोअरिंग और रेजिंग ऑपरेटर की करोगे, तो ए ड्रैगर ए कैप अगर करोगे, तो कम्यूटेशन ब्रैकेट तो ऐसे ओपन होता है जैसे मैंने ब्रैकेट ओपन करा है, ए कैप बी कैप ए कैप करके। ये हमारे पास क्या होता है, ए कैप ए ड्रैगर ए कैप क्या होता है, एन कैप होता है, और ये क्या होता है हमारे पास, एन कैप प्लस 1 होता है, इसकी वैल्यू कितनी आती है, माइनस। तो ध्यान में रखना, ए कैप ड्रैगर ए कैप की जो वैल्यू आती है कितनी आती है, माइनस आती है, -1 आती है। ठीक है, उल्टा कर दोगे, ए कैप और ए कैप ड्रैगर की वैल्यू निकालोगे, तो ये कितना आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना, इधर की तरफ जा रहा हूं तो प्लस हो रहा है ना, प्लस हो रहा है तो प्लस हो रहा है तो बढ़ जाएगा, इधर से जा रहा हूं तो घट रहा है ना, प्लस कम हो गया, प्लस कम हो गया तो माइनस आएगा। मतलब मैंने ऐसे याद कर रखा, आप जैसे याद करते हो। ठीक है, मैंने क्या बोला, ध्यान रखने का तरीका क्या हो सकता है, कि ए कैप से ए कैप ड्रैगर में जाने पर आपके पास क्या हो रहा है जरा बोलो, प्लस आ रहा, तो आपके पास इसका मतलब एनर्जी रेस कर रही होगी, आप ऐसे बोल सकते हो। ए कैप ड्रैगर से जब आप ए में जा रहे हो, तो इसका मतलब आपके पास प्लस हट चुका है, यानी कि घट रहे हो, तो नॉर्मल सी बात है, उसको मैंने माइनस लिखा है। ठीक है, गॉट। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसके बारे में जरा बोलो, यहाँ पर कुछ और प्रॉपर्टीज लिखी गई हैं, प्रॉपर्टी क्या लिखी गई है कि देखो, ए, ए कैप, ठीक है, ए कैप अगर मैं आपके पास एन कैप करूंगा, ए कैप एन कैप करूंगा, तो इसकी वैल्यू क्या आती है जरा बोलो, इसके कम्यूटेटिव ब्रैकेट की वैल्यू आती है एन कैप। हैमिल्टोनियन के साथ रेजिंग ऑपरेटर को अगर अप्लाई करते हैं, तो या इसकी वैल्यू आती है माइनस एच कैट ओमेगा ए ड्रैगर आती है, और ए कैप के साथ अप्लाई करता हूं तो एच कैट ओमेगा ए कैप आती है। ठीक है, ए कैप आप एन कैप जो होता है आपके पास, इसकी वैल्यू माइनस ऑफ ए कैप ड्रैगर आती है। ठीक है, ये ध्यान में रखने के, ये ध्यान में रख लो थोड़ा थोड़ा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए।
एक्शन ऑपरेटर, ठीक है। तो हमने करा क्या है, कुछ नहीं करा है। मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, मैंने क्या बात बताई थी कि देखो किसी भी ऑपरेटर के ऊपर जब भी ये ऑपरेटर लगेगा ना, उसे स्टेट को रेस कर देगा। मान लो किसी के ऊपर ए लग रहा है ना, एन कैप लग रहा है ना, तो इसकी स्टेट को डाउन कर देता है, ठीक है। ऐसे करके उसकी स्टेट को क्या कर देता है, डाउन, ठीक है। उसकी स्टेट को ये क्या कर देगा, डाउन कर देगा, ऐसे करके, ऐसे। लेकिन ये क्या करता है जरा बोलो, ये क्या करता है, उसकी स्टेट को क्या करता है, रेस कर देता है। क्या कर देता है, रेस कर देता है। रेस करा तो n+1 हो जा रही है स्टेट, क्या हो जा रही है, n+1। किसकी, किसकी स्टेट, जिस स्टेट में आपका पास पार्टिकल आपका है उसके, ठीक है। यहां से नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू इनकी वैल्यू दे रही है पोजीशन मोमेंटम की, किसके फॉर्म में, रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर के फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट इनको ध्यान में रख लो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ये डायरेक्टली रिलेशन ध्यान में रखना है और इनका कोई वो नहीं है। होने को डिटेल में आपने पढ़े होंगे, ये मेंशन डायरेक्टली नहीं है, क्या पता कुछ उठपटांग पूछ ले वाली बात है, ठीक है। इसका जो सही रिलेशन होता है, मैं एक्चुअल में थोड़ा सा यहाँ पर गलत दिख दे, यहाँ पर माइनस नहीं आता, ठीक है। थोड़ा सा स्टेट को डाउन कर देगा ना, मैं उल्टा कर दिया उसको, माइनस इधर आएगा, स्टेट को डाउन करेगा। किसको डाउन करेगा, स्टेट को, अब सही है। स्टेट को डाउन कर देगा, जैसे स्टेट को रेस कर दे रहा है। यहाँ +1 भी आता है, यहाँ ये सही है। यहाँ एनी स्टेट, ये तो एनी आता है बट स्टेट डाउन हो जाती है, ठीक है। ये ध्यान रखना। ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपके पास अगर हम बात करें, तो पहली बात तो ये एक्स कैप की वैल्यू है, ठीक है। किसके फॉर्म में जरा बोलो, पोजिशन ऑपरेटर की वैल्यू है, लोअरिंग और रेजिंग ऑपरेटर के फॉर्म में। ये मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू है आपके किस फॉर्म में, लोअरिंग और रेजिंग ऑपरेटर के फॉर्म में। और एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये अभी, पी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने ये लिखी है, रोजिंग रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर के फॉर्म में। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स जो होती है, ध्यान में रखिएगा, जीरो होती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ आपके पास जो पी एक्स होती है वो होती है जीरो। ये सब हम हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए देख रहे हैं, किसके लिए देख रहे हैं, फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। किसके लिए देख रहे हैं हम ये सब कुछ, किसके लिए पढ़ रहे हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। किसके लिए पढ़ रहे हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, फिर से बता दे रहा हूं मैं। ऐसा नहीं कहीं पर भी उठपटांग, कहीं पर भी आप चिपका के चल रहे हो। किसके लिए पढ़ रहे हैं हम, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए सब कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है। हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो इंटीग्रेशन वाली मैथ्स होती है डिफिकल्ट होती है, फिर उसके लिए नंबर ऑपरेटर डिफाइन करे जाते हैं, उसको हम एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। फिर उसमें आता है ना, वो आता है हर्माइट पॉलिनोमियल आता है, जो डिफिकल्ट होता है, ये ध्यान में रखना। और एक बात बताऊं, इसके जो एक्स कैप, पी एक्स क्यूब, px5, ये सभी जीरो होते हैं वैसे तो, ठीक है। एक्स स्क्वायर की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है, ये इसका, ये एरो किसका, एवरेज का, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू का है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, n+12 एच कट ओमेगा, h/m ओमेगा, ठीक है। पी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये होती है, ऑलरेडी आपके पास डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स होता है, n+12 एच कट ओमेगा होता है इन जनरल, इन जनरल, ठीक है। और ये आपका, अगर मैं बात ग्राउंड स्टेट के लिए एन की वैल्यू जीरो आती है, जिसको आप लिखते हो h/2। मैंने बोला ना, अभी एक लाइन बोली मैंने आपसे, क्या बोला था कि इनके सभी की वैल्यू आपके पास क्या आती है, जीरो आती है करके। एक्स का एक्सपेक्टेशन निकालो या उसके क्यूब का एक्सपेक्टेशन निकालो, 5 का, ये सब जीरो आते हैं। और मोमेंटम के भी सब जीरो आते हैं। एक्सपेक्टेशन किसके लिए, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। ये किसके लिए हो रहा है, एक बार में फिर से रिपीट कर दो, आप पता नहीं सब मिक्स कर दोगे तो सब बर्बाद हो जाएगा पढ़ा लिखा है। मैंने क्या बोला था, ये किसके लिए पढ़ रहे हैं सब, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। किसके लिए पढ़ रहे हैं हम, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, क्योंकि वही हमारा टॉपिक चल रहा है, ठीक है। और उसका x⁴ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप ऐसा समझ लो कि ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लो आप, ये याद होना चाहिए। कई बार एन की वैल्यू दे देता आपको, ठीक है, और बोल देगा कि बताओ आपके पास x⁴ की वैल्यू क्या है, फॉर n = 2, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी अगर बोले हार्मोनिक ऑसिलेटर की, तो वो होती है ये n+12 h⁻²। सुन लेना, काइनेटिक एनर्जी ये भी इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, n+12 h⁻²। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, n+12 h⁻², ठीक है। और ये हमारे पास कितनी हो जाएगी जरा बोलो, और ये हमारे पास एन के लिए जीरो करोगे तो ग्राउंड स्टेट के लिए 1/4 h⁻² आ जाएगी, आपने पढ़ी भी है वो, ठीक है।
और ये वैसे ये तो खैर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो खैर मतलब ऐसे लिखा है, आप छोड़ दो उसको, ठीक है। हाइड्रोजन एटम आपके उसमें मेंशन कर नहीं रखा है तो, लेकिन फिर भी देखना चाहोगे तो थोड़ा बहुत देख लेना, ठीक है, बाकी आपकी इच्छा। हाँ चलो, ये थोड़ा बहुत बता देता हूँ मैं क्या। सुनना। एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एल आई एल जे होता है, आई एच कट एप्सिलॉन आई जे के एल के होता है। और जैसे फॉर एग्जांपल एल एक्स एल वाई लिखूंगा तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, आई एच कट एल जेड। मैंने तो वहां भी लिखा था थोड़ी देर पहले, कंबाइंड फॉर्म में भी एल स्क्वायर आई कैप जो होती है इसकी वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर के फॉर्म में जो एल पॉजिटिव और एल नेगेटिव की जो वैल्यू होती है वो एल एक्स आई कैप, एल एक्स प्लस आई 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 आयोटा है, आई आयोटा आई एल वाई होती है। एल नेगेटिव की जो वैल्यू होती है एल एक्स माइनस आई एल वाई होती है, ठीक है। और ये ध्यान में रखना, जो हमारा एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर होता है इसका रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर के साथ यानी कि प्लस माइनस लिखा एक साथ करोगे तो इसकी वैल्यू जीरो आती है। एल एक्स प्लस माइनस के साथ करोगे तो अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस होगा तो यहाँ प्लस आएगा इसमें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लिख रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये दो, ठीक है। ये ध्यान में रखना, एल वाई प्लस ये हमारे एल एक्स तो ऊपर लिखा है, ठीक है। नीचे एल वाई लिखा है, तीनों के साथ लिखा है, एल एक्स का प्लस माइनस मतलब आप रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर बोल सकते हो के साथ याद है, एल वाई का साथ याद है, एल जेड के साथ याद है, ठीक है। और यहाँ पर ये ध्यान में रखिएगा, जब हमारे पास वाई होता है तो नेगेटिव आता है, और आपके पास यहाँ जब जेड होता है तो यहाँ पॉजिटिव आता है, बाकी वो बिल्कुल सब सेम है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये एक ये याद कर सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है। ये फॉर्मूला ध्यान में रख सकते हो। कौन सा, ये फॉर्मूला, ठीक है। एल पॉजिटिव एल नेगेटिव दो, टू एच के एल जेड होता है करके, ठीक है। बाकी ये तीनों, ये तो ऑलरेडी आपने लिख रखा, आई एच का डेल बाई डेल फाई होता है एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू, ठीक है। एक्स और वाई कंपोनेंट ये है भाई, ठीक है। आपने जेड कंपोनेंट लिखा होगा, एक्स और वाई कंपोनेंट भी आपको लिखा दिए गए हैं, ये है। और एल स्क्वायर की वैल्यू ये होती है, सब लिखा है इसमें। ये तो ऑलरेडी आपने देख लिया है, ठीक है। ये सब आपने देख लिया है। ये जो है, अच्छा, इसमें मैं सिर्फ आपको रिपीट वो बता, मैंने बोला था ना आपको, मैंने कहीं बोला होगा जब मैं वो पढ़ा रहा था कहीं, मैं वो क्या पढ़ा रहा था, एटॉमिक पढ़ा रहा था, मैं आपसे बोला था कि जो एल की जो वैल्यू हम लिख रहे हैं ना, एल की वैल्यू एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या लिखते हैं, एल एल प्लस वन एच का ओमेगा लिखते हैं, लिखते हैं नहीं लिखते हैं। मैंने बोला था हम कहाँ से लिखते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स से, तो वो कहाँ से आती है मैं खाली सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, यहाँ से निकल के आता है, ये ऑपरेटर डिफाइन करते हैं हम, वहां से निकल के आते हैं, कंपेरिजन करते हैं, फिर ये हमारा एल स्क्वायर होता है पूरा का पूरा टर्म, ठीक है। एल जेड कंपोनेंट हमारे पास क्या आता है, एम एच कट आता है, ठीक है। खाली आपको मैं रिकॉल कराने के लिए बोल रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। ये बड़े बड़े ये फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, ठीक है। याद नहीं करने, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं है, आपने पढ़े होंगे कभी ना कभी, बट अभी जरूरत नहीं है। एल एक्स एल वाई का ध्यान में रख लोगे थोड़ा बहुत, ठीक है, अदरवाइज जरूरी नहीं है, ठीक है। चलो भाई, एल जेड की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आप ये जरूर ध्यान में रख लेना, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर की वैल्यू दे रहा देखो, एक्सपेक्टेशन ये जरूर ध्यान में रखना। कौन सा, ये वाला पार्ट, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर, एल स्क्वायर की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, ये हमारे पास क्या करा बोलो, ये हमारे पास ये है, एल स्क्वायर एल एल प्लस वन एच कट स्क्वायर, एल एल प्लस वन एच कट स्क्वायर। एल जेड की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है हमारे पास वो क्या होती है जरा बोलो, ये होती है हमारे पास एम एच कट। एल पॉजिटिव की एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है हमारे पास जीरो, ठीक है। ये एक्सप्लेन किए जा सकते हैं बट आपके पास उसमें लंबा समय है, ठीक है, उस पर बहुत ज्यादा मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। एल पॉजिटिव एल नेगेटिव की एक्सपेक्टेशन वैल्यू जीरो होती है, एल एक्स की भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू जीरो होती है, और दूसरा एल वाई की भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू जीरो होती है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एल वाई की भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है, जीरो। एल एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू एच के स्क्वायर बाई टू एल एल प्लस वन माइनस एम स्क्वायर होती है, एम हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये मेंशन नहीं है आपके उसमें ऐसे डायरेक्टली, ठीक है। ये तो आपने पहले पढ़ रखा है ये सारी चीजें, 5 1 5 2 क्या है इसमें तो। ये फिर हमने स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात करी है,
Spin is an intrinsic property of particle. It is obtained by the motion of particle about its center of mass बोला. Stern-Gerlach experiment gives evidence of spin of electron. Hyperfine structure comes in हाँ हाइपरफाइन स्ट्रक्चर जो हम एक्सप्लेन करते हैं वो आपके पास किसकी वजह से, स्पिन मोशन की वजह से. हाइपरफाइन स्ट्रक्चर आपके उसमें था नहीं. ठीक है. एलजेड कंपोनेंट ये है. जैसे अब याद देखो, जेड कंपोनेंट जैसे हम एंगुलर मोमेंटम का लिखते हैं वैसे आपके पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम का नहीं लिख सकते हैं. नहीं लिख सकते हैं. लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट जरूर लिख सकते हैं. मैग्नेटिक मोमेंट आपको जरूर लिखते हैं बट ये टू टाइम, क्योंकि स्पिन मोशन मैंने आपको बताया था फास्ट होता है, ज्यादा होता है किसके कंपेयर में, ऑर्बिटल के मोशन में. इसलिए यहाँ पे स्पिन जी फैक्टर जो आता है वो टू टाइम आता है. कितना आता है? दो आता है. एलएक्स आप अब ये इंपॉर्टेंट है, एलएक्स और एल वाई की जो कम्यूटेशन ब्रैकेट की जो वैल्यू है आई एच कट है, एच जेड है, वो उसी में चलते हैं, मतलब इस ऑर्डर में चलते हैं. इसमें साइक्लिक ऑर्डर में, इसमें साइक्लिक ऑर्डर में. ठीक है. इसमें चलते हैं साइक्लिक ऑर्डर में. ये ठीक है. ये ध्यान में रखिएगा, ये पता होगा तो सब कर ही लोगे. एस स्क्वायर आई की वैल्यू जीरो होती है, जैसे एल स्क्वायर एल आई की वैल्यू जीरो थी. अभी आपने देखा था ना, एल स्क्वायर एल आई की वैल्यू कितनी थी? जीरो. तो आपके पास वैसे आपके पास एस स्क्वायर एस आई की वैल्यू भी कितनी होती है? जीरो. छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए. ठीक है. अब आपको ये मेंशन नहीं है लेकिन पता होना जरूर चाहिए. अभी मैंने बोला था ना वो क्या लिखा जाता है, एल स्क्वायर को क्या लिखा जाता है? एल एल प्लस वन एच कट स्क्वायर. वैसे ही स्पिन को क्या लिखा जाता है? एस 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 प्लस वन एच कट लिखा जाता है. जेड कंपोनेंट आपके पास क्या होता है? एम एस एच कट होता है. ठीक है. लेडर ऑपरेटर आपके पास अभी जो हमने डिफाइन करे थे वही है बिल्कुल, जैसे उसमें डिफाइन करे थे सेम, सिमिलर तरीके से. और एस एक्स और एस वाई की भी वैल्यू क्या है? सेम है. फिर यहाँ पे यहाँ इनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू मेंशन कर रही है क्योंकि लास्ट पेज है. ठीक है. अभी भी देखा था ना, एस पॉजिटिव की एक्सपेक्टेशन वैल्यू जीरो थी, एल पॉजिटिव की भी जीरो होती है, एल नेगेटिव की भी जीरो होती है, एस एक्स की भी, एस वाई की भी. जेड कंपोनेंट की नहीं होती. जेड कंपोनेंट की वहां भी आती, यहाँ भी आती, बिल्कुल सेम है, कुछ अलग नहीं है. जेड कंपोनेंट वहां क्या था? एम एल एच कट था, और यहाँ क्या है? एम एस एच कट है. एस स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू एस एस प्लस वन एच कट स्क्वायर होती है. ठीक है. एस एक्स स्क्वायर एक्स कंपोनेंट की वैल्यू ये होती है, वाई कंपोनेंट की वैल्यू हमारे पास ये होती है. ठीक है. बाकी ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है. ठीक है. ये पाउली मैट्रिक्स आपने पढ़ी हुई क्वांटम मैकेनिक्स में, कभी जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन आप फिर भी देख लोगे तो अच्छी बात है. ठीक है. स्पिन एंगुलर मोमेंटम और आपके पास ये सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड जो होती है पाउली मैट्रिक्स होती है, ये पाउली मैट्रिक्स है. ठीक है. ये पाउली मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज होती हैं. मतलब बहुत सारी चीजें हैं होने का तो, बट आपको ये रिकॉर्ड ये करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. बाकी आपकी इच्छा. एक चीज यहाँ पर ये ध्यान में रख सकते हो कि एक ये ध्यान में रख सकते हो आप. देखो मैं एक बात बता दूं, ये वाला ये फॉर्मूला याद ध्यान में रख लेना. क्या? एस एक्स एस एक्स वाई एस जेड की जो वैल्यू होती है आई एच कट क्यूब एट एट के इक्वल आती है. ठीक है. इंटू सिग्मा जेड. समझ में आ गया? अब होने को तो आज की क्लास तो पूरी इसी में चलेगी मेरी. 10 11 बज गए. ओहो, कितना टाइम हो गया है? लगभग 2 घंटा हो गया ना. 11 9 तो 11 हो गए. 2 घंटे तो इसमें रिवीजन में चले गए हैं. 2 घंटे तो इसमें रिवीजन में चले गए हमारे. कुछ समझ में आया आपको? मतलब ऐसा कुछ, मतलब कुछ पढ़ना, जो मेन मेन चीजें कुछ कुछ देखनी है, कुछ कुछ रिवीजन करनी है, ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा. ठीक है. ये पीडीएफ में क्या कर दूंगा? शेयर कर दूंगा. कोई प्रॉब्लम? मतलब क्वांटम को लेकर आपको टेंशन हो रही है ना, मैं क्या पढ़ूंगी क्या नहीं पढ़ूंगी करके, मैंने आपको सब रिवाइज करा दिया. ये अब क्या पढ़ूंगा क्या नहीं पढ़ूंगा करके. दूसरा क्या कहते हैं उसको, न्यूक्लियर में भी करा दूंगा. ठीक है. बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत. बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत. अभी स्टार्ट करूं मैं वो क्या कहते हैं उसका नाम, आज की वो एमसीक्यू क्लास स्टार्ट करूं? थोड़ा कर लें आज, थोड़ा बहुत कर लेते हैं. हम्म. यस नो कुछ तो बोलो. सर क्लासिकल के होंगे तो शॉर्ट नोट. अरे क्लासिकल मैंने उस दिन कराया तो था फर्स्ट में. आप क्या बात कर रहे हो? फिर क्लासिकल के मैंने उसमें पहले में उसमें लगाई नहीं थी क्या पेज? तो फिर उतनी तो बातें उसमें ऑफर है क्या? क्लासिकल में उसमें पहले नो सर कल करेंगे हैं.
क्लास क्लासिकल के होंगे तो भैया, क्लासिकल मैंने जो है उसमें कराया था। क्लासिकल क्या कहते हैं उसको, क्लासिकल में पहले के 2 पेज लगाए तो थे, उसी से रिलेटेड तो है हूँ। क्लासिकल में मैंने सब कुछ रिवाइज करा दिया है। ठीक है, उसमें 2 पेज लगाए थे। आपने देखा नहीं, देखा लेक्चर भी? आपने लेक्चर ही नहीं देखा इसका मतलब? पीडीएफ भी शेयर करिए, पीडीएफ में भी आप पेज चेक करोगे तो पहले के 2 पेज जो हैं वही हैं। ठीक है। कौन से क्वेश्चन सेंड कर दूं? कौन से क्वेश्चन कह रहे हो आप सेंड करने के लिए? आज के? चलो फिर मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं यार। चलो फिर, अब कब मना कर रहे हो फिर? कल? चलो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। और इसको आप कर लीजिएगा भाई, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा, मैं इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा। इसके क्वेश्चन वाली पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। टाइम होगा तो मैं शाम को ही पढ़ा दूंगा इसको, तैयार रहना इसलिए। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल समय नहीं है। मैं अभी पहले बता रहा हूँ, 25 से आगे एक क्लास नहीं लूंगा मैं। मे भी ले लूँ, वो मेरी इच्छा पर डिपेंड करेगा। 25 तक मैं किसी भी तरीके से कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, 25 तक किसी भी तरीके से। ये 25 तक का। ठीक है, तो तैयार रहना। ठीक है, शाम को तैयार रहना। हो सकता है मैं पीडीएफ भेज दे रहा हूँ, हो सकता है शाम को मैं डिस्कस करूँ। शाम को मैं डिस्कस करूंगा तो उसके लिए तैयार रहना। ठीक है, ओके, बाय।